नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरिराम आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हाईटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन, इतने बधाई 2024 के बोर्ड के जो एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। सेम इसी तरह से आप भी इस साल फ्रेम में आने वाले हैं। 90% से अधिक अंक पाने के लिए आपको मात्र इस वीडियो को 1 घंटा देखना है। यह आज कृषि जीव विज्ञान का वीडियो है। 2019 से लेकर 2024 तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बोर्ड ने पूछा है वो सभी प्रश्न को आपके सामने मैं लाने वाला हूं। कौन कौन से प्रश्न आपको कितने नंबर के आने वाले हैं वो भी देखेंगे। घबराए नहीं, आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई टेंशन नहीं। बस 5 घंटे का मैं इसी का सॉल्यूशन वाले वीडियो दूंगा आपको, उसको पढ़ के जाना है। और इस तरह से जो बच्चे 90% से भी ज्यादा नंबर लाए हैं, बायोलॉजी में 25 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 98, 97, 99 इस तरह के मार्क्स थे, आप भी ला सकते हो। केवल 4 घंटा आपको मेहनत करना है। आज के इस वीडियो में आपसे केवल ये शेयर करूंगा कि 6 साल में ये जो आरबीएसई जो बोर्ड है वो कहां कहां से प्रश्न हमारे कृषि जीव विज्ञान में पूछे हैं, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोग सभी तैयार हैं? आप सभी को बधाई, लख लख बधाई। और आपका नंबर है इस साल कि आप कितने अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले हैं। चलिए, ये जो हमारे कृषि जीव विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ मात्र 2 घंटे, हालांकि 2 घंटे नहीं लगेंगे इसका। अगर आप बोलोगे सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा, लेकिन बोलोगे नहीं सर एक बार आप सभी प्रश्न का निचोड़ निकाल के सॉल्यूशन दे दीजिए, तो सॉल्यूशन भी मैं आपको भेज दूंगा। हाईटेक क्लासेस का डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां आपका इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसका सॉल्यूशन हम खुद आके आपको करवाने वाले हैं। अभी हम केवल प्रश्न की डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारे प्रश्न याद होंगे पर उसको आइडिया नहीं है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 6 साल का जो प्रश्न है उसका हम निचोड़ लेकर आए हैं। आप लोग सभी कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। ये हमारे हाईटेक क्लासेज का जो आप कुछ इमेजेस देख रहे हैं, ये टेस्ट लेते हुए हमारे इमेज है। ये क्रैश कोर्स जो है 29 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे डियर। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, पिछली वर्ष जो हमारे 2024 की टॉपर बनी थी सामान्य वर्ग में, फर्स्ट रैंक जो था आशिका राज, और यही अपने कॉलेज से ये अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में आई हुई है। इनको लख लख बधाई। इस बार हमने एक अलग से घोषणा किया है। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बार बार बोलते हैं कि सर आपके नोट से सारे प्रश्न आते हैं, चाहे आप सुपरवाइजर की बात करो, AAO की बात करोगे, जेट ICR CUET की बात करते हैं, 90% से ज्यादा प्रश्न आपको हाईटेक के नोट्स से देखने को मिलेगा। ये नोट्स जब आप कोचिंग के लिए आओगे, यहां 2 दिन आपको फ्री डेमो दिया जाएगा, आप आराम से देखें, संस्था को परखोगे, उसके बाद ही एडमिशन ले। आप क्या भेड़ चाल की तरह कहीं भी जाके एडमिशन ले लेते हो? 12,000 हमारे कोचिंग फीस है। पहले जो बच्चे आएंगे उसको 6,000 रुपए हमने छात्रवृत्ति दिया। केवल इस बार कोचिंग फी कितना रखा है? 6,000 में आप रजिस्ट्रेशन अभी भी करा सकते हैं। आपको नंबर दिया गया होगा, जैसे 882434 और 9057 वाले जो नंबर है, इस पे आप रजिस्ट्रेशन अभी भी करवा सकते हैं। जब आओगे तो भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। पहले आने वाले 100 विद्यार्थियों को केवल 6,000 रुपए, यानी 6,000 रुपए आपको माफ हो जाएंगे। इस बार हमने एक अलग खूबसूरत माहौल आपको देने जा रहा हूं, एकदम प्राकृतिक की गोद में। आप देखे होंगे देवारी पावर हाउस के सामने आर्ची जो गैलेक्सी है बिल्कुल हाईवे पे, इसमें हम लड़के को ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं। विंग जो बी है वो पूरी तरह से हमने जो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स है उसके लिए सेव रखा है। इसमें आपकी व्यवस्था की जाएगी। गर्ल्स की डी में है और बॉयज का बी में है। ये आप व्यू देख सकते हैं कि कितना प्यारा है। इसमें जिम का भी व्यवस्था है, आपको बहुत अच्छा घूमने की व्यवस्था है, शांत वातावरण है, पढ़ सकते हैं। ये हमारा जो मेन कैंपस है, ये आर्ची गैलेक्सी आपको हाईवे से ही दिख जाएगा। ये अपना हाईटेक का मेन कैंपस। गर्ल्स के लिए ये व्यवस्था मंदिर के बगल में ही लड़की पूजा कर करके अपने कोचिंग में जाए, और ये अपना हाईटेक का मेस है। दोस्तों शुरू करते हैं हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं 2019 से लेकर 2024 तक। पहले हम टॉपिक की बात करते हैं आपसे
जो मैंने हेडिंग में डाला कि आरबीएससी 2019 से 24 तक चैप्टर वाइज मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कंप्लीट सॉल्यूशन मैं इस वीडियो को देने वाला हूं। मात्र 4 घंटे वीडियो देखकर चले जाना एग्जाम देने। 90% से ज्यादा नंबर नहीं आए तो दोबारा फोन कर लेना कि गुरुजी आपके पेपर से मैच नहीं हुए। पहला जो प्रश्न बन रहा है, देखो हमने कितनी मेहनत करके सबसे पहले पेपर को टाइप करा करके सभी क्वेश्चन को एक तरह अरेंज किया। जैसे कोई बच्चा है कि पादप प्रजनन पढ़ना चाह रहा है कि पादप प्रजनन की कोई 3 उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव के बारे में डिफाइन करे। आप देख रहे होंगे कि 4 साल लगातार यह प्रश्न आ रहा है कि पादप प्रजनन को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषित हम करेंगे। अब अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं पूरी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा पीडीएफ के रूप में, या तो मैं आके खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। पादप प्रजनन के उद्देश्य को समझाए। ये कब आया हुआ है? 2023 में आया हुआ है। ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा 2021 में आया हुआ है। और पादप प्रजनन के कोई 2 उद्देश्य को अच्छे से आपको समझाना है। आपने 10-11 उद्देश्य इसका ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे, इसको 2 को अच्छे 2010 में पूछा है। पादप प्रजनन को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न उद्देश्य का वर्णन कीजिए। इसका मतलब एक प्रश्न तो 100% इंपॉर्टेंट बन रहा है जो 2019 में पूछा गया। तो 2019 से आपने देखा कि ये क्वेश्चन कितने बार आए हुए हैं? 4 बार। तो एक बात तो 100% कंप्लीट हो गया कि सर हमें पादप प्रजनन की परिभाषा और उसके उद्देश्य वाले जो पॉइंट है ना, इसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। अब ये कब कब आए हुए हैं तो आप देख लीजिए। ये आपको 19 में मिल रहा है, 20 में मिल रहा है, 21 में मिल रहे हैं। और आपको कब देखने को मिल रहा है बताइए? ऊपर गया होगा 2023 में भी देखने को मिल रहा है। अब हम बात करें यहां से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि हाँ 2023 में अगला जो पॉइंट है अपना, देखो नेक्स्ट जो टॉपिक जो बनेगा वो है किस पे? प्लांट इंट्रोडक्शन पे। दिख रहा होगा शायद, पादप पुनर्स्थापन पे। यहां से प्रश्न जो आया है, क्या आया है? एक तो इसके कोई 3 दोष डिमेरिट के बारे में बताना है, और हमने जो टॉपिक है ना उसको एक ही तरह कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये कब आए हैं? 2024 और 2023 में, 1 नंबर में और 1.5 नंबर में। तो दूसरा आप जल्दी से नोट कीजिए, एक तो पादप प्रजनन की आपको परिभाषा और उद्देश्य को लिखना है चैप्टर 1 में, और दूसरा प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, छोटी सी जानकारी कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, पुनर्स्थापना किसे कहते हैं, माने उस प्लांट को हम बाहर से लाएंगे जहां वो कभी लगाया नहीं गया होगा। अब अगला पॉइंट बन रहा है जनन द्रव्य को परिभाषित कीजिए एवं इसके कितने वर्गों में बांटा गया है इसके बारे में बताइए। ये आपके 2024 का प्रश्न है और 1.5 नंबर में ये पूछा गया था। लेकिन अगेन इसी प्रश्न को आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, जनन द्रव्य के संरक्षण को परिभाषित कीजिए और जनन द्रव्य संरक्षण की विधियां को समझाइए। ये आपको पूछा है 2020 में। तो हमने किस तरह से अरेंज किया? अगेन इन सीटू कंजर्वेशन आपने पढ़ा होगा और एक्स सीटू कंजर्वेशन पढ़े होंगे। इन सीटू जहां है वहीं पे संरक्षित कर देना है, और बाहर से लाकर अगर हम संरक्षित करेंगे तो उसको एक्स सीटू कहेंगे। इसको आपको बताना था 2021 में, यानी कि अब 3 प्रश्न है किससे? जनन द्रव्य से। तो कौन कौन से प्रश्न हो गया? एक तो पादप प्रजनन को परिभाषित करना है, उसका उद्देश्य। दूसरा पॉइंट हमारा बन रहा है प्लांट इंट्रोडक्शन वाले, पूरा स्थापन वाले, और तीसरा हमारा टॉपिक बन रहा है जनन द्रव्य वाले। तो 3 पॉइंट आपने कर लिया। इस तरह से हर चैप्टर का 5-5, 7-7 क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देंगे। 4 घंटा में पूरी बायोलॉजी देखना एकदम बेहतरीन तरीके से हमारा समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात करेंगे डियर वो क्या है जरा हम समझते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं कि इसके बाद जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन का, यानी किसकी बात कर रहा है बताइए? संकरण। संकरण की परिभाषा एवं उद्देश्य लिखिए और संकरण के प्रकार का क्या कीजिए? आप वर्णन कीजिए। 2 प्रकार के आपको सिंपल दिया हुआ है, उसके वर्णन कर देना था। एक जो होता है स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और एक डिस्टेंट जिसको दूरस्थ बोलते हैं, उसके बारे में लिखना था। संकरण क्या है इसको परिभाषित करना है और उसके उद्देश्य को लिखना है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है इसका हम पीडीएफ बना लेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चौथे टाइप का जो क्वेश्चन बना वो कौन बन रहा है? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में एक आपको बताना है किसके बारे में? बैक क्रॉस के बारे में। बैक क्रॉस क्या होता है? जब हम क्रॉस करते हैं तो रिकरेंट पेरेंट्स के रूप में बार बार एक ही पेरेंट से हम क्या करते हैं? उसको
क्रॉस करते हैं, ताकि हो सकता है हमें कोई बीमारी के लिए रेसिस्टेंट बनाना है, प्रतिरोध बनाना है, सूखा के लिए प्रतिरोध बनाना है, तो हम किस क्रॉस का यूज करते हैं, हम बैक क्रॉस का यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, अभी आप केवल प्रश्न देखें। अगला जो हमारा पॉइंट बन रहा है, ये कब कब आए थे बताइए? 2020 में आया हुआ है, 2022 में, और 2022 में भी 1.5 नंबर का। यहां पे आप देखो 4 नंबर का ये पूछा था हाइब्रिडाइजेशन, एक तो A111 इस तरह से करके आपको 4 नंबर में। तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पढ़ना है, जनन द्रव भी पढ़ना है, प्लांट इंट्रोडक्शन पढ़ना है, और प्लांट ब्रीडिंग को उद्देश्य अच्छे से पढ़ना है। 4 पॉइंट हमारा बेहतरीन करना है। अब आइए अगला जो पॉइंट है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, वो कौन सा पॉइंट है गुरुजी? उत्परिवर्तन। कौन है बताइए? उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के बारे में। रैंडम चेंज होगा और इसकी दर बहुत कम होते हैं, 10 के पावर -6 होता है, यानी कि कहने का मतलब 10 लाख में किसी एक में होता है म्यूटेशन। और जीन में जो चेंज होते हैं ना, आकस्मिक चेंज हो जाते हैं। मान लिया जाए हरिराम सर अभी ये हैं, एकाएक हमारे जीन बड़ा चेंज हो जाए और हम बहुत बड़े बन जाए, तो हमारे मॉर्फोलॉजी आपको क्या दिखेगा? चेंज दिखेगा। हालांकि इसकी दर क्या होते हैं? बहुत कम। 2 तरह के आप इसमें भी पढ़ेंगे, स्वतः म्यूटेशन और एक इंड्यूस म्यूटेशन। आपको 2 ही दिया हुआ है, बाकी तो आप बड़े हो जाएंगे तो कई तरह के हम पढ़ेंगे। स्वतः म्यूटेशन, इसको डिफाइन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए इसका टाइप, और राइट द एग्जांपल ऑफ फिजिकल म्यूटेशन, यानी कि भौतिक जो म्यूटेशन होते हैं ना, उसके बारे में बताना है। भौतिक में आप किरण याद कर लिए होंगे, एक्सरे, गामा, ये सब सारे किस में याद करेंगे? भौतिक में। तो इनके बारे में आपको क्या करना है? म्यूटेशन के बारे में बताना है। तो ये ध्यान में रखना है कि उत्परिवर्तन क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार को समझाइए, और भौतिक उत्परिवर्तन के उदाहरण को बताइए। ये आया है 2021 में और ये 2.5 नंबर में आए हुए। अगला देखिए, फिर से उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार को लिखिए। ये आपको आया हुआ है 2022 में, देखो 21 में आया तो 22 में भी आ गया। उसके बाद में पुनः लिख दिया हूं, देखो उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, उत्परिवर्तन एवं उत्परिवर्तन जन के प्रकार को वर्णन कीजिए। ये 4 नंबर में आया 2019 के एग्जाम में। अब मैंने आपको एक ही उत्तर दे दिया कि सर 4 बार पूछा हुआ है, 3 बार पूछा हुआ है 6 साल में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखेंगे। तो हमारा 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन हो गया? एक तो पादप प्रजनन को परिभाषित करना, उद्देश्य लिखना है, आप लिख लीजिए। दूसरा जनन दर वाले हो गए, जर्म प्लाज्म वाले टॉपिक हो गया। तीसरा हमने प्लांट इंट्रोडक्शन की बात किया, ये हो गया। 4th नंबर हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार आपको पढ़ना है, उसका उद्देश्य पढ़ना है, 4 पॉइंट। और 5वां पॉइंट हमारे म्यूटेशन को परिभाषित कर देना है। एक दिन म्यूटेशन को परिभाषित कर देना है, एकदम लिखते जाओ, उसके प्रकार को बता देना है, ठीक है? और कितने प्रकार के होते हैं वो एक्सप्लेन कर देना है। चलिए आगे बढ़िए गुरुजी, बहुत शानदार आपने लाया। इस तरह से जब आप करा दोगे ना तो हमारे एकदम बेड़ा पार हो जाएंगे 90% से ज्यादा। देखो आजकल पढ़ना किस तरह से है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। कई विद्यार्थी को आपने देखा होगा, जैसे मैं एमएससी जब यहाँ आया था, जेआरएफ से 7वीं रैंक है पूरी ओवरऑल इंडिया। मैं यहाँ एमएससी पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ आपके कॉलेज राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के। किस तरह से लिखना है ना, ये कला अगर आ गया तो आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाओगे। लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ते हो लेकिन लिखने की गुण नहीं है, तो आप कुछ भी कर लोगे, नंबर ज्यादा अच्छे नहीं आएंगे। तो एक दिन मैं आपको लिखने का बताऊंगा, डायरेक्ट यूट्यूब पर आकर हाईटेक क्लासेस का यूट्यूब जो है उस पे किस तरह से हम बोर्ड की कॉपी लिखेंगे ताकि 90-95% से ज्यादा नंबर आए। देखिए अब अगला जो टॉपिक बन रहा है वो बन रहा है पॉलीप्लोइडी से। किससे बन रहा है बताइए? पॉलीप्लोइडी, जिसे हम बोलते हैं बहुगुणिता। क्या बोलेंगे डियर? बहुगुणिता। इससे बात कर रहे हैं कि पॉलीप्लोइडी क्या है, इसका क्या अभिप्राय है, यानी कि क्या है पॉलीप्लोइडी, इसके बारे में कब आया है? 2024 में। बहुगुणिता को परिभाषित कीजिए, बहुगुणिता के प्रकार को समझाइए, इंपॉर्टेंट है। तो पॉलीप्लोइडी, इसी के 2 रूप आप पढ़ेंगे, एनयूप्लोइडी और यूप्लोइडी। अगर किसी में क्रोमोसोम के 2n में कोई डिफरेंस आ रहा है, एक कम आ रहे हैं क्रोमोसोम, एक ज्यादा हो रहा है, 2 कम हो रहे हैं, 2 ज्यादा हो रहा है, वो किस में आएगा बताइए? असुगुणिता में, यानी एनयूप्लोइड में। लेकिन 2n हो जाए, 3n हो जाए, 4n हो जाए, 6n हो जाए, 8n हो जाए, ये आएगा किसमें? यूप्लोइडी में। बाद में हम डिस्कस करेंगे।
तो पादप प्रजनन में इसका कोई एक उपयोग बताइए कि कहां इसका उपयोग होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रिटिकेल जो बनाया गया है, ये एलो पॉलीप्लुइडी का क्या है, उदाहरण है। ये बार बार एग्जाम में आते हैं। केला जो है वो क्या है, ट्रिप्लुइड है। क्या है, ट्रिप्लुइड है। यूप्लुइडी का उदाहरण है। तो ऐसे एक दो उदाहरण लिख लेना है। तो बताइए ये पॉलीप्लुइडी से कितने प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है 6 साल में? 3 प्रश्न। तो म्यूटेशन के बाद अगला चैप्टर जो आपके दिमाग में आना चाहिए 7 नंबर ऐसे करके, और इसी से ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव बोलोगे तो 20-20 क्वेश्चन में सभी चैप्टर का करवा दूंगा। आप कमेंट करना कैसा लग रहा है। तो बताइए ये पॉलीप्लुइड लिख लिए नोट्स में। पॉलीप्लुइड क्या है, इसके दोनों का प्रकार लिख लेना है। असुगुणिता और सुगुणिता क्या है, एन्यूप्लुइडी। यूप्लुइडी क्या होता है, एक में क्रोमोसोम के 2n में -1 +1 ये सब गुणसूत्रों में चेंज हो जाएंगे, जिसको मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलीसोमी ये सब उदाहरण अभी समझाएंगे। अभी केवल आप क्वेश्चन देखो। और इसमें ट्रिप्लुइडी, टेट्राप्लुइडी ये 2 तरह के फिर पढ़ेंगे, ओटो और ओलो, ऐसा करके पढ़ेंगे। अब अगला जो चैप्टर है जो है चयन का। किसकी बात करेंगे, चयन। चयन को परिभाषित कीजिए। समूह चयन के 2 गुण को आपको दर्शाना है, यानी मास सिलेक्शन। बिल्कुल इजी है। मास का मतलब होता है समूह। जब हम प्लांट लगाएंगे तो उसके बीजों को हम मिक्स करके फिर से लगा देंगे। 7-8 साल तक ऐसे प्रोसेस करते रहेंगे, और सिंगल प्लांट इसमें क्या करते हैं, सिलेक्शन। डिजायरेबल जो होता है ना, एक एक प्लांट को चयन करेंगे, फिर उसके बीज को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। अगर ये सब पॉइंट आप केवल मन में बना लिए ना कि किस तरह से लिखना है, मजा ला दोगे। तो देखो अब ये जो सिलेक्शन होते हैं, प्राकृतिक सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक करेगा। प्राकृतिक में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, अगर उसमें कोई प्लांट अपने आप में ऐसे हिम्मत दिखा करके खड़ा रह गया तो प्राकृतिक उसको चयन कर लेता है। डार्विन का आपने नियम पढ़ा होगा, नेचुरल सिलेक्शन। जिस तरह से प्राकृतिक में बदलाव आ रहे हैं ना डियर, कभी गर्मी ज्यादा हो रहा है, कभी ठंड ज्यादा आ रहा है। देखा होगा किसी लड़के में जुकाम आ जाते हैं, सर्दी आ जाते हैं, नए नए वातावरण में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहा है, तो प्राकृतिक उसी को सिलेक्ट करता है जो हर मौसम में एकदम डट के खड़ा रहे। ऐसा ही पेड़ को भी सिलेक्ट करता है। जो पेड़ में जैसे सर्दी आया और मुरझा गया ऐसे पेड़, तो उसको प्राकृतिक बोलता है भग चंडाल, तू काम नहीं करेगा अच्छा, यानी नेचर ने उसको सेलेक्ट नहीं किया। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, यानी कृत्रिम रूप से हम लोग उसको क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो आप देखो शुद्ध वंशक्रम, प्योर लाइन सिलेक्शन, इसमें क्या होता है कि स्व पोलिनेशन करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन करेंगे, होमोजाइगस प्लांट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एकदम प्योर बनाते हैं किसी एक कैरेक्टर के लिए। नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी, अब इतना जल्दी कैसे समझोगे, हम तो केवल क्वेश्चन आज बताने के लिए आए हैं। आप केवल 2 घंटा दे दोगे ना, ये दोनों चैप्टर जो सबसे ज्यादा दिक्कत लगता है आपको, प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी, इसका हम सॉल्यूशन में देखना किस तरह से आपको एकदम दिमाग में फिट कर देंगे। आज हम केवल आपको 22 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और 22 में से 4-4 बार रिपीट हो रहा है, यानी 7 क्वेश्चन रटना है। कौन है बताइए, प्योर लाइन चेन किसे कहते हैं, इसके 2 दोस्त के बारे में बताइए। अब एक और पॉइंट आते हैं, चलिए अब क्या है हमारा गुरुजी, अगला जो पॉइंट हमारा बन रहा है रिकरेंट सिलेक्शन के बारे में। बार बार किसी क्रॉस में एक पेरेंट्स को बार बार यूज किया जाए, रिकरेंट, बार बार उसको क्या किया जाए, यूज किया जाए, तो उसको हम बोलते हैं यानी कि रिकरेंट पेरेंट्स। क्या बोलते हैं बताइए, रिकरेंट पेरेंट्स। तो ये आया हुआ है। अब देखिए समूह चयन को परिभाषित कीजिए, देख लो फिर से मास सिलेक्शन आ गया। प्योर लाइन मास सिलेक्शन 2 पॉइंट हो गया, जो छोटे छोटे में बनेंगे, आपको एक एक नंबर में बन रहा है, एक नंबर में। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र कहां है, तो ये आप जानते हो काजरी कहां है, जोधपुर में है। IRI कहां है, तो ये दिल्ली में है। उस भारतीय संस्थान का नाम लिखिए जो जर्म प्लाज्म को एकत्रित करता है। तो आप सब जानते हैं कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है न्यू दिल्ली में है। ये भी आपको ये बोर्ड में आया हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि किस तरह के प्रश्न आपने देखा, चैप्टर 1 समाप्त हो गया। गुरुजी 7 प्रश्न आपको याद करना है सभी बच्चे को। कौन कौन 7 प्रश्न है, पहला पादप प्रजनन क्या है वो डिफाइन कीजिए, उसका उद्देश्य के बारे में। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, अरे सर मजा ला दियो, इंट्रोडक्शन इसके बारे में। तीसरा हमने बोला था जर्म प्लाज्म के बारे में, जनन द्रव के बारे में आपको पढ़ना है। चौथा जो पॉइंट आपको बोला था यहां से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लेना है। हालांकि 2 साल ही पूछा गया पर बड़े क्वेश्चन थे, इसके कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेना है, इसका उद्देश्य देख लेना है।
5वां नंबर का हमने बोला था म्यूटेशन के बारे में आपको देखना है। क्या देखना है? म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, एग्रीकल्चर में इसका क्या उपयोग है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और 6 नंबर में आपको बोला था रिकरेंट सिलेक्शन, थोड़ा सा देख लेंगे रिकरेंट सिलेक्शन, इसके प्रकार के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो 4 प्रकार के होते हैं, वो आपको देख लेना। छोटी प्रश्न में बना था एक, बैक क्रॉस क्या है, प्योर लाइन क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पार्ट 1 में, चैप्टर 1 में केवल इतने पॉइंट आपको लिखना है या पढ़ना है। बताओ आधा घंटा भी पढ़ोगे तो ये हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे। आइए, ये हमारे जो टॉपर हैं देख सकते हैं 98% लाना डियर कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बोला ना बायो का 4 घंटा का वीडियो देख लेना, उस दिन अपन किस तरह से ना बायो के पहले जो आपके 4 दिन होते हैं ना, बस इस पैनल पे आप जुड़ जाना हाईटेक क्लासेस के यूट्यूब पे। चाहे आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े, 95 से ज्यादा नंबर लाओगे, 98%, 97%। बच्चे तो साल भर क्या जेट और सीयूईटी की तैयारी करते हैं, बोर्ड की तैयारी मैं 10 दिन में करवाता हूं। कैसे? बस इसी तरह से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है वो पता होनी चाहिए। नहीं तो देखा होगा इतने मोटे मोटे ग्रंथ बना दोगे, नंबर लाओगे 80%, पता ही नहीं लग रहा है कि लिखना कैसे है। उस दिन हम लिखेंगे आपके सामने कि अगर ऐसा प्रश्न आया तो किस तरह से हम इसकी व्याख्या करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 98%, 97% आप भी ला सकते हो, 96, कोई बड़ी बात नहीं है। ये नंबर आपके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। मन लगा के पढ़ें, बस हमारे 10 दिन दे देना है आपको, 10 डे। हिंदी इंग्लिश तो आप कर ही लिए होंगे तैयारी। अगला जो चैप्टर है वो हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी। किसकी बात करेंगे? बायोटेक। अब बायोटेक में 4 टॉपिक अपने को छाट लेना है, एकदम क्रीम वाला। कितने? 4। लड़का पूरा पढ़ता रहेगा, पढ़ने दो उसको, दिमाग में भरने दो। हमें 4 को बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। कैसे तीर इधर लाएंगे और नंबर देखना है, एकदम गदगद हो जाओगे। कौन कौन है? पहला, फर्स्ट बोल रहा है जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा, ये तो फिक्स है आएगा। प्लांट बिल्डिंग की परिभाषा, उसका उद्देश्य लिखना है। सेम इधर क्या है? जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए और कृषि के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, ये व्याख्या है। सबसे स्टार लगा देना इस प्रश्न को मेरे तरफ से, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे डियर। कब आया हुआ है गुरुजी? 2020 में, 2023 में। और ट्रांसजेनिक इसी का पार्ट है, ट्रांसजेनिक इसी का पार्ट है 2022 में। जरा देखते हैं 2020 और 23 में क्या पूछा है। पूछा है कि जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित कीजिए। चलो कर देंगे कि हम जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, किसी जीव में, पादप में जीन को ट्रांसफर करके उसको मॉडिफाइड कर देते हैं, जिससे मानव के सुविधाजनक लायक हम कोई उत्पाद बना सकते हैं। ठीक है वह, जैसे एक उदाहरण मन में होना चाहिए। परिभाषा अगर रट के पढ़ोगे तो कितना रटोगे? फ्लेवर सावर, टमाटर तो आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा अपने, जिसमें विटामिन ए कंटेंट ज्यादा होते हैं, गोल्डन राइस। अब इन सब में देखिए कि हमने जीन का ट्रांसफर कर दिया, इस हिसाब से आपको एक परिभाषा बना देना है। ठीक है, नाम से ही पता है बायोटेक्नोलॉजी यानी सजीवों में न्यू टेक्नोलॉजी का हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब कृषि के क्षेत्र में इसके महत्व को आपको बताना है। कई सारे महत्व आप बता सकते हैं। बीटी कॉटन के बारे में लिखेंगे, फ्लेवर सावर के बारे में लिखेंगे, गोल्डन राइस लिखना है, टेक देना इनके बारे में, ये हम बाद में अच्छे से लिखेंगे, बताएंगे आपको किस तरह से लिखना। अभी हम केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन आया। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 3 महत्व को बताइए। बता देंगे ना भाई साहब? बताओ अब ये कितने साल, अब इसको लड़का रटते रहेगा। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है? जिसमें जीन का हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसजेनिक पादप किसे कहते हैं? देखिए 2024-2022 में, हालांकि 1 नंबर में आया, 1 नंबर में पर इस चैप्टर से एक ना, आप इस वाहक का इमेज जरूर अच्छे से बना लेना यार। कौन है बताइए? डबल स्टैंड जो वाहक होते हैं ना, किसका मैं बात कर रहा हूं? PBr 322 का। इसका आप डिटेल में एक संरचना बार बार 2 बार प्रैक्टिस करना, हम तो आपको करवाएंगे ही, ये एक इंपॉर्टेंट है। इस वाहक के बारे में पढ़ेंगे, वाहक की कैरेक्टर क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, किस तरह के वाहक ज्यादातर यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि 2 साल लगातार ये प्रश्न जो आ रहा है, ये है क्या?
आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं बताइए? आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बारे में। इसको उदाहरण सहित आपको समझाना था 1.5 नंबर में। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेंगे इसको, एकदम शानदार, जुड़ के रहना आप केवल। दूसरा, कृत्रिम गुणसूत्र की कोई एक उदाहरण लिखिए। बार बार आ गया, अब 2 साल देखो, 2024 में, 2023 में 1 नंबर में आया, कोई बात नहीं। अगला है क्या? बाईएसी। बाईएसी यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम बन रहा है ना, इसी का उदाहरण भी हम लिख सकते थे। इसका पूरा नाम पूछ लिया, चलो कोई नहीं, सबसे बड़ा वाहक है, इसके बारे में हम समझेंगे, 2022 में पूछ लिया। अगला है टीआई प्लाज्मिड के बारे में। ये मेरे डियर एकदम इंपॉर्टेंट, टीआई प्लाज्मिड। टी डीएनए को हटा देते हैं, जो प्लांट में ट्यूमर कर देगा, गांठ कर देगा, उसकी जगह कोई भी जीन, मान लिया जाए इतना बड़ा फल लगने वाला जीन हो, एकदम फूल अच्छा आने वाला जीन हो, जीन से ही सारे कैरेक्टर होते हैं जो हम बात करेंगे। टी डीएनए को हटाया, उसके जगह ये जीन डाल दीजिएगा, जिससे वो कैरेक्टर आ जाएगा, वो गुण आ जाएंगे प्लांट में। ये हम बाद में देखेंगे। देखो टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड आया हुआ है, तो बताइए क्या क्या पढ़े। एक तो बायोटेक क्या है, कृषि में इसका क्या उद्देश्य है, ये पढ़ना है आपको। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं, ये किस तरह से लिखेंगे आप दे लीजिए हिंदी इंग्लिश का। इसका एक वीडियो बना देता हूं, नहीं तो यूट्यूब पे लाइव आकर आपको हम बता देंगे। जुड़े रहना कि किस दिन इसकी क्लास में आपको लेने वाला हूं, 4 घंटा आपको जुड़ना है। अगला टीआई प्लाज्मिड हो गया। पीसीआर, जानते हो पीसीआर जैसे फोटोकॉपी की मशीन होती है ना, एक पेज, सपोज दैट मान लिया जाए ये बोर्ड का पेपर आ जाए और बायो का आ जाए, मैं बोलूं कि ना मेरे पास पेपर है, 98% ले आओगे, सभी बच्चा बोलेगा गुरुजी हमें भी दीजिए, हमें भी दीजिए, हमें भी दे दो, तो हम क्या बोलेंगे, चुपके से इसका फोटोकॉपी कर दो। 1 लाख फोटोकॉपी किया और सब बच्चे को धीरे धीरे बांट दिया। वैसा ही पीसीआर है। मान लिया जाए एक जीन हमारे पास था, एक जीन ऐसा था जिससे क्या होता है ना, मानो समझो कि लौकी इतना बड़ा हो गया, कद्दू देखे हो, इसकी साइज बड़ा हो गया। अब ये जीन सभी किसान को चाहिए, जिससे उत्पादन ज्यादा हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस जीन की संख्या को बढ़ाते हैं। तो किसी यंत्र के द्वारा इसकी संख्या को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मिलियन में संख्या। तो पीसीआर का पूरा नाम, और कार्ल मोलिस जी का इनका नाम याद रखना है। जीन स्थानांतरण की कोई 2 विधियां का नाम बताइए। एक में वेक्टर से हम जीन स्थानांतरण करेंगे और एक वेक्टर लेस करते हैं, जिसमें हम कोई वाहक का यूज नहीं करते हैं। ये सब पॉइंट एक 30 मिनट के वीडियो में पूरी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। आज केवल देखिए कौन कौन सा प्रश्न कैसे आया। चलिए अब आते हैं अगला पॉइंट पे, देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जरा ये देख लेते हैं। टीआई प्लाज्मिड हो गया। अब बायोटेक का ये टॉपिक जो था पार्ट 1 समाप्त हो गया। आई सर केवल 4 क्वेश्चन आए, क्या है बायोटेक, क्या है कृषि में इसका महत्व बताइए, और एक वेक्टर वाले, एक टीआई प्लाज्मिड, 3 प्रश्न पढ़ लेना, बेड़ा पार। कौन कौन, फिर से लिख दूं? हाँ लिख दीजिए गुरुजी, बस हम तो लास्ट दिन ही पढ़ते हैं। एक तो बायोटेक क्या है, इसको परिभाषित कीजिए, इसके महत्व के बारे में बताइए। ट्रांसजेनिक इसी में आ जाएगा अपना। दूसरा हमें वेक्टर के बारे में पढ़ना है, वाहक के बारे में पढ़ना है, और कितने तरह के होते हैं वो पढ़ लोगे तो और अच्छा, और एक टीआई प्लाज्मिड। 3 पॉइंट बस। बायोटेक क्या है, इसका महत्व क्या है, वाहक के बारे में और टीआई प्लाज्मिड के बारे में, खत्म बायोटेक। अब चैप्टर अलग आ रहे हैं। कौन है सर? ये है टिश्यू कल्चर। कौन है मेरे डियर? टिश्यू कल्चर, जिसको हम बोलते हैं उत्तक संवर्धन। कौन सा टॉपिक है बताइए? उत्तक संवर्धन। हालांकि आपके इसी चैप्टर में दिया, बीएससी में आप जाओगे ना 6 महीना अलग पढ़ोगे। उत्तक संवर्धन क्या होता है? उत्तक संवर्धन आप समझे होंगे कि प्लांट के कोई भी भाग, चाहे वो परागकण हो, चाहे वो क्या हो, उसका एम्ब्रियो हो, भ्रूण हो, कोई भी कण, कोई भी छोटा पार्ट जिससे नया प्लांट बन जाए, इसको हम माइक्रो प्रोपगेशन के भी नाम से जानते हैं। तो टिश्यू कल्चर का एक नाम और समझना है, माइक्रो प्रोपगेशन। उसी प्लांट में हम टिश्यू कल्चर करते हैं जिस सेल में टोटिपोटेंसी का गुण पाया जाता है। ये चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, पर अभी हम क्या देखते हैं, पादप कोशिका के संवर्धन से नए पादप बनने की क्षमता टोटिपोटेंसी कहलाएगा। ठीक है, पादप उत्तक संवर्धन को परिभाषित कीजिए, जैसे बायोटेक को परिभाषित कर रहे थे, सेम टिश्यू कल्चर को, प्लांट टिश्यू कल्चर को आपको परिभाषित करना है। और इसमें क्या है, एक्स प्लांट
एक्सप्लांट क्या है और कैलस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लांट तो वो भाग होते हैं जो यूज होता है, जैसे हमने इस प्लांट का ऊपर वाले भाग लिया तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सप्लांट। जैसे एंथर कहीं से परागकण को उठाया तो ये क्या कहलाएगा, एक्सप्लांट। अब धीरे धीरे ये पोषक मीडिया में ग्रो करेगा, विकास करेगा, तो ये अनडिफरेंशिएटेड जो मास है, अविभेदित जो कोशिका है, इसी को हम कैलस कहते हैं। ये दोनों की परिभाषा आनी चाहिए, हालांकि डिस्कस हम करेंगे। देखो यहां फिर आ गया एक्सप्लांट क्या है, और टिश्यू कल्चर का कोई महत्व को समझाइए। तो देखो एक पॉइंट बना यहां से, अरे सर मजा ला रहे हो। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है परिभाषित करे, और कृषि के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है ये लिखना। तो यहां चौथा जो पॉइंट बनेगा, प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू पादप उत्तक संवर्धन का क्या समझना है आपको, महत्व। 4 पॉइंट आपको, केवल 4 टॉपिक पढ़ना है। बायोटेक क्या है, बायोटेक का महत्व बताइए कृषि में। दूसरा, वाहक क्या होते हैं जो जीन को ढो करके ले जाएगा, वाहक। कई तरह के हम वाहक का नाम पढ़ेंगे। 2 तरह के वाहक होते हैं, एक तो जीन ट्रांसफर करने वाला जिसको वेक्टर के द्वारा हम कर सकते हैं, एक हम जो जीन को ट्रांसफर करेंगे विदाउट वेक्टर करेंगे। तो जीन ट्रांसफर की विधियां भी आपको आना चाहिए। और एक टीआई प्लाज्मिड के बारे में पता होनी चाहिए। किसके बारे में, टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस में ये पाया जाता है। उत्तक संवर्धन के 3 महत्व को बताइए। बताओ, ये लगातार आप देखो कब कब की बात है, 2021, 2021, 2023, 2021 और नीचे आ जाइए 2022। हर साल मेरे डियर एक ही प्रश्न आ रहा है, क्या है बताइए, पादप उत्तक संवर्धन के कृषि में कोई 3 महत्व के बारे में बताइए। कहां कहां उपयोग होता है उसके बारे में, इसका क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में वो बताना है। तो क्या है बताइए। एक तो हमें 2 लाख प्लांट बनाना है 15 दिन में, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्लांट टिश्यू मेथड यूज करेंगे। कम जगह लेता है, वायरस फ्री प्लांट बना सकते हैं, जल्दी एकदम इसको क्या ग्रो करवा सकते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फायदा हमें देखने को मिलता है किससे, प्लांट। हेप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं, यानी अर्धगुणित अगुणित प्लांट हम डेवलप कर सकते हैं। किस विधि के द्वारा, तो पादप उत्तक और सॉइल लेस मीडिया में ग्रो करते हैं। मृदा रहित जो होता है ना, माध्यम में हम इसको ग्रो कर लेते हैं। तो ये कई सारे बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, कोशिका संवर्धन की प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया, एक प्रक्रिया हम पढ़ेंगे, एक प्रक्रिया पढ़ाऊंगा। आना जब 4 घंटे वाली क्लास होगी ना मैराथन की, अभी तो आपके 10 से 18 तारीख को है ना बोर्ड, उस दिन 10 के बाद 11 तारीख को 4 घंटे में पूरी बायो कवर करेंगे। उस दिन एक फ्लो डायग्राम बनाऊंगा, और सब में यही डायग्राम बनाना है, चाहे सेल कल्चर आए, एंथर कल्चर आ जाए, इम्ब्रियो कल्चर आ जाए, सोमा क्लोनल आ जाए, सब में एक फ्लो डायग्राम अपने को आना चाहिए। बना लेंगे तो सर एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। चारों पॉइंट आपको मैंने लिख दिया जहां से बार बार 6 साल में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ये डिस्कस करना है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या पूछा गया है सर, बस अब अंग संवर्धन, मैंने बोला कि एक ही डायग्राम बनाऊंगा, चाहे वो ऑर्गन कल्चर हो, एंथर कल्चर हो, कोई भी कल्चर, आपको एम्ब्रियो कल्चर पूछा जाए, इस एक डायग्राम से हम पूरी कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो इसका तो एक ही पॉइंट बन रहा है, बताइए प्लांट टिश्यू कल्चर का क्या है, इसका एग्रीकल्चर में क्या महत्व है, इसके बारे में ही आपको बताना था। जितने तरह के कल्चर मीडिया होते हैं, कल्चर मीडिया का मतलब जिसमें प्लांट ग्रो करेगा। चलो एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूं, कई बच्चे हैं ना ये कभी देखे नहीं है। जैसे ये एक प्लांट है ना, ये ऊपर वाले पार्ट ना डियर कहलाता है एपिकल पार्ट। क्या कहलाता है, एपिकल, यानी शीर्ष भाग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो प्लांट के 2 ऐसे पार्ट है ना जहां सबसे ज्यादा विभाजन होता है, एक तो ऊपर वाला भाग है और एक नीचे वाला भाग है। इसको हम बोलते हैं रूट टिप। क्या बोलिएगा बताइए, रूट टिप, यानी मूल, जड़ का शीर्ष, जड़ का शीर्ष। एक तो यहां पे सबसे ज्यादा विभाजन देखा जाता है, एक यहां पे। अब सबसे ज्यादा फास्ट जो विभाजन होता है, कभी कभी पूछता है सबसे ज्यादा विभाजन पादप के किस पार्ट में होते हैं, तो ये होता है एपिकल पार्ट में, ऊपर वाला भाग में।
और इसी को हम यूज करते हैं उत्तक संवर्धन में। कहां यूज करते हैं? उत्तक संवर्धन में। आपको ध्यान में होना चाहिए उत्तक संवर्धन में। इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी विभज्योतक। क्या बोलते हैं? विभज्योतक। इस पार्ट का यूज करते हैं। अब देखो, जो पार्ट आपने यहां से उठाया, अब जो उठाया ना, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। आप यही नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? एक्सप्लांट। ये एक्सप्लांट को किसी मीडिया में डाल देते हैं। मीडिया का मतलब मिट्टी नहीं रहेगा, और ये मीडिया कैसा है? सॉइललेस। सॉइललेस का मतलब मृदा रहित। कैसी मीडिया है बताइए? मृदा रहित। तो पूछेगा इसमें क्या क्या डालते हो, बताओ। एक मीडिया बना रहे हैं। मीडिया का मतलब घोल बना रहे हैं जिसमें प्लांट का भाग ग्रो करेगा। देखो, सबसे पहले तो एक्स प्लांट आप डालोगे। क्या डालेंगे? एक्स प्लांट। ये वाले लिख देते हैं। ये कौन सा भाग है? एक्स प्लांट। जो पार्ट हमने लिया था ये एक्स प्लांट है। अब इसमें से मीडिया बना दिया। क्या क्या रहेगा इसमें? H2O रहेंगे। आपको कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स लेना है, पोषक लेना है ना। अब हार्मोन पूछेगा, कौन कौन से हार्मोन यूज करते हैं? तो दो हार्मोन यूज करते हैं, एक तो ऑक्सीन और दूसरा साइटोकाइनिन। ऑक्सीन और साइटोकाइन। इस तरह से डायग्राम के रूप में कैसे लिखेंगे ना डियर, ये मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन में। अगर आपको केवल पीडीएफ चाहिए तब तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कल परसों में डाल दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से किस तरह से इसको डायग्राम के रूप में हम वर्णन करेंगे ना, 4 घंटा आप आ जाना हमारे चैनल पे। पूरी बायोलॉजी 95% से ज्यादा नंबर ला करके दम लेंगे, 95% से ज्यादा। तो ये हमने 2 टॉपिक आपको कराया। बाकी जो 6 साल में पूछे गए हैं तीसरे चैप्टर से, वो अंकित सर आपको डिस्कस करेंगे। मिलेंगे आपके साथ इसके सॉल्यूशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। और प्रथम 100 बच्चे को जो क्रश कोर्स में आने वाले हैं, उसको 12,000 की जगह मात्र 6,000 आपको कोचिंग फी देना है। कितने? 6,000 रुपए। 12,000 की जगह केवल 6,000 में। तो जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आप सभी का हाईटेक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर के अंदर अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखी थी कि 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में अपने सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं, ठीक उसी प्रकार से बायो के अंदर थोड़ी सी मेहनत करके चैप्टर वाइज क्वेश्चनों को डिवाइड किया है आपके भाई ने। और ये चीज हम लोगों ने कर दी है हाईटेक क्लासेस के ओर से कि आप लोगों को क्या करना है, अब सिर्फ चैप्टर उठाना है और उस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़कर आपके एग्जाम में जाना है। क्योंकि एग्रीकल्चर सभी करते हैं, सबसे बड़ी समस्या अपने पास आती है एग्रीकल्चर बायो और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में। तो एग्रीकल्चर बायो और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का सॉल्यूशन भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज हम लोगों ने जो की है वो ये है कि आप लोगों को चैप्टर वाइज उन चीजों को देखना है। और हेडिंग में आप इतना ध्यान रखें कि मात्र 2 घंटे में इतने क्वेश्चन पढ़ ले, आप लोगों के 90% से अधिक स्कोरिंग करवाने की जिम्मेदारी हाईटेक की। ठीक है, कितने लोगों ने इस पर भरोसा किया है उसकी बात करें। ये तमाम वो स्टूडेंट है प्रीवियस ईयर के जिनकी स्कोरिंग 90 प्लस रही थी। एग्रीकल्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कितने स्टूडेंट की 90 प्लस स्कोरिंग रही थी, कितनों ने 98, 97, 96, 95% स्कोर का आउट किया था। ये वो तमाम स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं, एक एक के फोटो मर्ज कर सकते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ये तमाम वो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th एग्जामिनेशन में 95 प्लस या फिर 90 प्लस स्कोरिंग इन्होंने की थी। तो आज की जो अपनी विशेष क्लास रहेगी वो यही रहेगी कि संपूर्ण जीव विज्ञान का निचोड़ मात्र 2 घंटे में इतना पढ़ ले, बोर्ड एग्जामिनेशन में 90% स्कोरिंग यहां से कहीं नहीं जाएगी। और पता है आपको यहां पर सिर्फ मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनका सॉल्यूशन आप लोगों को ढूंढना है।
पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि सर ही सॉल्यूशन करवा के दे तो आपको जुड़ना है किस पर, यूट्यूब पर। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, अगर हाईटेक कैप्सूल आप लोगों को चाहिए 20 पेज के अंदर तमाम वो क्वेश्चन जो एग्जाम में एज इट इज छपने वाले हैं, तो टेलीग्राम पे चले जाना, हाईटेक आपको फ्री में वो चीज प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, चले बायो की जल्दी जल्दी सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो बायो में पहला जो अपन चैप्टर वाइज करेंगे, पहला और दूसरा चैप्टर आपको हरिराम सर करवाएंगे, तीसरा चैप्टर से मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, तीसरे से 14 चैप्टर तक अपन मैं आप लोगों को यहां पर करवाने वाला हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है कि अपना तीसरा चैप्टर कौन सा है, इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है भाई, फसलों और भंडारण के प्रमुख कीट का अपना ये चैप्टर है। इसके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन क्वेश्चनों को अपन देखते हैं। जैसे द ऑर्डर ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर यानी कातरे का ऑर्डर कौन सा है। ठीक है, इसके अलावा अपने को ये सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये सारे आधे आधे नंबर के, एक एक नंबर के क्वेश्चंस है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। किस चैप्टर के क्वेश्चन है, तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन है। तीसरे चैप्टर में आपको कौन कौन से पढ़ने हैं और किस एग्जाम में पूछे हुए एज इट इज मैंने आप लोगों को दिए हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन अपने पास कातरे का आया है, दूसरा मोइले का अपने को क्या पूछा है कि मैदानी भागों में जीवन चक्र की क्या अवस्था होती है। आप लोगों को पता है कि पहाड़ी भागों में और मैदानी भागों में इसकी जीवन चक्र की अवस्थाएं अलग अलग होती है, तो एक इसका देखना। इसके अलावा देखो फसलों में नासी कीटों का शत्रु है या एन एनिमी ऑफ क्रॉप पेस्ट इज आर। आप लोगों को यहां पर बताना कि कौन सा नासी कीटों का शत्रु है, यानी आप लोग उसको बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज कर सकते हो एज ए प्रीडेटर्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए अपन बात करते हैं कि आर्थिक श्रेणी में कौन सा कीट रखा जाता है। इकोनॉमिक पेस्ट इज हनी बी, रेड हेरी कैटरपिलर, लोकेस्ट और व्हाइट गर्म। तो आर्थिक कीट का मतलब ये होता है कि ऐसा कीट जो अपने लिए क्या है, आर्थिक कीट का मतलब क्या है कि ऐसा कीट जो अपने लिए कहीं ना कहीं बेनिफिटेड है, जैसे मधुमक्खी। अब बताओ आप लोग, क्या मधुमक्खी का कोई बेनिफिट है अपने एग्रीकल्चर में? बिल्कुल है साहब, पोलिनेशन में काम आती है, वर्ल्ड का सबसे अच्छा पोलिनेटर है। ठीक है, इसके अलावा अपने को इससे शहद प्राप्त होता है, तो ये क्या है, लाभदायक कीट है। कौन सा है, लाभदायक कीट है। इसके अलावा देखो कातरे का कुल पूछा है। अब बायोलॉजी के बायो एग्रीकल्चर बायो के अंदर इंसेक्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा कीट पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जो इंसेक्ट आप लोगों को पूछा जाता, उसकी अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता रेड हेरी कैटरपिलर। ठीक है, जिसे अपन हिंदी में कातरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कातरा। इसके अलावा आप लोगों को पूछा जाता दीमक। क्या पूछा जाएगा, दीमक। इसके अलावा जो कीट आप लोगों को सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो आप लोगों के पास आता है रेड हेरी कैटरपिलर, दीमक। इसके अलावा व्हाइट ग्रब यानी सफेद लट। व्हाइट ग्रब का मतलब क्या होगा, सफेद लट। ठीक है, व्हाइट ग्रब सफेद लट जो किस में लगेगा, ग्राउंडनट यानी मूंगफली में। ठीक है, मूंगफली या ग्राउंडनट में। इसके अलावा जो ज्यादातर कीट पूछा जाता है वो एफिड पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एफिड पूछा जाता है। एफिड के अलावा जो ज्यादातर कीट आप लोगों से पूछा जाता है वो एक तो आप लोगों को हो गया व्हाइट ग्रब, दूसरा आप लोगों का हो गया एफिड, तीसरा आप लोगों का हो गया रेड हेरी कैटरपिलर, जिसे कातरा बोलते हैं। एक आप लोगों को हो गया दीमक यानी टर्माइट। ठीक है, टर्माइट के अलावा जो आप लोगों को ज्यादा पूछा जाता है वो ग्रास होपर। क्या पूछा जाता है, ग्रास होपर। ठीक है, तो इन कीटों को आप लोगों को ज्यादातर आप लोगों को यहां पर पढ़कर जाना है, और इन कीटों को पढ़ लिया तो आप लोगों को मस्ट ऑफ बायो का काम हो गया, एंटोमोलॉजी वाले पोर्शन का काम यहां पर हो जाएगा। इसके अलावा देखो अपन बात करते हैं किसकी, कि टिड्डे में शरीर के खंडों की संख्या आप लोगों को बतानी है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एमसीक्यू से रिलेटेड है। इसके अलावा देखो सारे तीसरे क्वेश्चन में कौन कौन से एमसीक्यू बने हैं, ईयर मैंने आप लोगों को दे रखा है। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 का क्वेश्चन है दीमक का कुल कौन सा है, 2022 का ही क्वेश्चन है लाभदायक कीट कौन सा है। अब देखो लाभदायक कीट का क्वेश्चन आप लोगों को पहले किस एग्जाम में पूछा था, आप लोगों को पहले 2023 के एग्जाम में पूछा था लाभदायक कीट कौन सा है। इसके अलावा यहां पर आप लोगों को वापस दे दिया लाभदायक कीट कौन सा 2022 में। इसके अलावा देखो ऑप्शन सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। पहले ए ऑप्शन पर अपने पास था क्या, ए ऑप्शन पर अपने पास था मधुमक्खी, अब यहां पर दे दिया लेडी बर्ड बिटल। क्या दे दिया, लेडी बर्ड बिटल। अब देखो एक तो लेडी और दूसरी बर्ड बिटल। लेडी वैसे ही खतरनाक होती है और लेडी बर्ड बिटल आप लोगों को पता है एफिड को खाने में काम आती है। ये लेडी बर्ड बिटल क्या करती है, जो मोइला होता है ना, मोइले को खाती है। तो ध्यान रखना, वैसे भी लेडी सभी को क्या करने का काम करती है, खाने का काम करती है, और यहां पर लेडी क्या करेगी, मोइले को खाने का काम करती है। इसके अलावा देखो
सफेद लट की एक वर्ष में कितनी पीढ़ियां होती है, ये भी आप लोगों का एंटोमोलॉजी का ही क्वेश्चन है और ये आप लोगों को किसमें पूछा गया है, ये 2023 का क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो अपने पास आता है क्या, इसके अलावा आप लोगों के पास आता है देखो कि भाई परपोषी की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने से, ठीक है, ये आप लोगों के बायो का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दे दिया बायो का पैथोलॉजी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, 2022 का है, लेकिन आप लोगों को इसमें डाल दिया है ये हाइपरट्रोफी जो हाइपरप्लेशिया वगैरह पर पढ़ते हैं, ये बायो के चैप्टर नंबर 5 में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ेंगे, 5 में, पादप रोग विज्ञान में, पादप रोग विज्ञान, ठीक है, पैथोलॉजी में अपन ये चीज पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कल क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा देखो टिड्डा किस वर्ग का सदस्य है, इसके अलावा यहां पर अपने को और क्या पूछ रखा है, और देखो अपने पास और क्या क्वेश्चन है कि इसके अलावा देखो तीसरे चैप्टर से अपने पास और क्या क्या क्वेश्चन आया है कि बेर की फल मक्खी का प्रबंधन लिखिए। अच्छा देखो फल मक्खियां सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फ्रूट फ्लाई हो, ठीक है, चाहे वो लेमन बटरफ्लाई हो, ठीक है, या चाहे अपन बात करें किसकी पोमग्रेनेट बटरफ्लाई की, तो ये जितनी भी बटरफ्लाई है ये अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे देखो अनार की तितली, अब देखो मैंने कहा था अनार की तितली, बेर की तितली और नींबू की तितली, ये तीनों ही तितलियां बड़ी प्यारी है, इन तीनों ही तितलियों के नाम याद रखना। जैसे देखो बेर की तितली का नाम आप लोगों को ज्यादातर पूछा जाता है, बेर की तितली में आप लोग याद करेंगे क्या, बेकार, क्या बोलोगे, बेकार। तो बेकार में क्या शब्द छुपा हुआ, बे से बेर और कार से कार्पोमिया वेजुवियाना, कार्पोमिया वेजुवियाना। एक शब्द याद करना अनावी, क्या याद करोगे, अनावी, अना का मतलब अनार और वी का मतलब वीराकोला आइसो कैरेट्स। इसके अलावा आप लोग याद करेंगे क्या, लेमन बटरफ्लाई, लेमन बटरफ्लाई पेपेलियो डेमोलियस, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ज्यादातर यहां पर याद रखनी है। इसके अलावा देखो अपन बात करते हैं कि टिड्डे के मुखांक के नाम लिखिए। अरे भाई टिड्डे में 5 प्रकार के जो मुखांक पाए जाते हैं उनके आप लोगों को नाम लिखने हैं, मैंडिबल्स, मैक्सिलरी, लेबियम वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर रखनी है, लेबियम, लेब्रम वगैरह सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर रखनी है। इसके अलावा देखो रेगिस्तानी टिड्डी का वानस्पतिक नाम क्या है, सॉरी रेगिस्तानी टिड्डी का साइंटिफिक नेम क्या है, खरीफ के फसल में लगने वाले प्रमुख 2 कीटों का नाम बताना है, चने की फली छेदक कीट का प्रबंधन बताना है, चने की फली छेदक कीट में कौन कौन सी अवस्था में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, ये आप लोगों को यहां बताना है, ठीक है। तो ये तमाम वो क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा और सबसे विशेष महत्वपूर्ण है, तीसरे नंबर के चैप्टर के क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्यादातर सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे हुए, कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का पूछा हुआ यहाँ पर मार्किंग लगा रखी है। जैसे चने के फली छेदक कीट का प्रबंधन समझाइए, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। चने के फली छेदक की कौन सी अवस्था सर्वाधिक नुकसानदायक होती, सेकंड अवस्था नुकसानदायक होती, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा देखो कीटहारी पक्षियों के नाम लिख लो, जैसे आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि कौन कौन सी परपक्षी या प्रीडेटर्स में यूज करते हैं, कौवा करते हैं, घरेलू चिड़िया करते हैं, मैना करते हैं, ये सारे के नाम आप लोगों को यहाँ लिखना है। और इसका भी क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का है, ठीक है। इसी तरह से देखो कीटों के शरीर में कितनी जोड़ी टांगे होती है। अब टांगे आप लोगों को बतानी कि कितनी जोड़ी होती है, 1 जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, तो अपन क्या पढ़ते हैं, 3 जोड़ी टांगे देखते हैं वैसे भी, ठीक है। किन्हीं 2 पर पक्षियों के नाम बताओ, एक तो क्या बताओगे, कौवा बताओगे, एक क्या बताओगे, मैना बताओगे, ठीक है। वो अपन पढ़ते हैं ना, चिड़ी उड़, मैना उड़, कौवा उड़, तो वही मैना पक्षी, ठीक है। इसके अलावा कौवा, ठीक है। इसके अलावा तो जो खेत की जुताई करते समय कीड़ों को खाते हैं, बगुला खाता है, तो ये सारे आप लोगों को नाम यहाँ पर बताने हैं। इसके अलावा देखो तीसरे नंबर के चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अपने यहाँ पर आए हैं, 24 क्वेश्चन अपन देख चुके हैं और 24वां क्वेश्चन अपने पास आता है, चने की फली छेदक का साइंटिफिक नेम क्या है, हेलिकोबर्पा आर्मी जरा नाम बताते हैं। अनार की तितली वापस क्वेश्चन आया है अपने पास, कीटों के शरीर में प्रवेश करने के आधार पर कीटनाशकों का वर्गीकरण, ये 4थे नंबर के चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा देखो अपन बात करते हैं किसकी, कि भाई फसलों में लगने वाले कीटों का फसलों के आधार पर वर्गीकरण आप लोगों को यहां पर करना है। यानी यहां पर आप लोगों को बताना है कि खरीफ की फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं, रबी की फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं, इसके अलावा जायद की फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं, 1 और आधे नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके अलावा देखो टिड्डे का वैज्ञानिक नाम आप लोगों को बार बार पूछा जा रहा है, खपरा भ्रंग, ठीक है, खपरा भ्रंग का आप लोगों को यहां पूछा गया है। दीमक देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दीमक का वानस वैज्ञानिक नाम आप लोगों से पूछा है, ऑडेंटोटर्मस ओबेसस। इसका जीवन चक्र आप लोगों को बताना है, किस अवस्था में क्षति पहुंचाता है और किस तरह से आप इसको नियंत्रित करोगे, इसके बारे में आप लोगों को बताना, 4 नंबर लेके जाओगे, इसके बारे में आप लोगों को बता दिए। तो इसके अलावा देखो नींबू का कैंकर रोग, ये आप लोगों को पैथोलॉजी का क्वेश्चन आ गया था, इसमें नींबू का कैंकर रोग किसका है, पैथोलॉजी का, ये 2023 में पूछा हुआ 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो रेड हेरी कैटरपिलर यानी कातरा कीट का वैज्ञानिक नाम बताना है आप लोगों को, एम्सेक्टा
मोरी, इसका जीवन चक्र बताना और इसका प्रबंधन लिखना है। सरसों का मोइला यानी एफिड का आप लोगों को जीवन चक्र बताना, वैज्ञानिक नाम आप लोगों को बताना, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रकाश की ओर आकर्षित होने वाले, यानी अगर आप अपने खेत में लाइट ट्रैप का प्रयोग करते हो तो लाइट की तरफ कौन कौन से कीट अट्रैक्ट होते हैं उसके बारे में आप लोगों को यहां बताना है। इसके अलावा देखो, दीमक एक सामाजिक कीट है। कैसे? क्योंकि जिस तरह से अपन सामाजिक श्रेणी में आते हैं, अपन अपना घर बनाकर रहते हैं, उसी तरह से दीमक भी क्या करता है, टर्मिट एरिया बनाकर रखता है। दीमक को भी किसमें रखा है? सामाजिक कीटों के अंदर रखा है। रानी दीमक 1 सेकंड में कितने अंडे देती है? ठीक है, ये आप लोगों को यहां पर देखना है। इसके अलावा आप लोगों को बताना है कि एक दिन में लगभग कितने अंडे देगी। 70 से 80 हजार अंडे अपन इसमें पढ़ते हैं, तो ये आप लोगों को यहां पर बताने हैं। इसके अलावा देखो, टिड्डे का वापस क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये टिड्डे का वापस 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कातरे का क्वेश्चन वापस 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना चैप्टर नंबर 3 के, वो यहां पर मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। देखो, टिड्डे की बाह्य संरचना बनानी है। दीमक का वैज्ञानिक नाम आप लोगों को वैज्ञानिक नाम यहां बताना है। खपरा भृंग का वैज्ञानिक नाम बताना है। दीमक के नियंत्रण के बारे में बताना है। सफेद लट, बेल की फल मक्खी। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी है कि इस तीसरे चैप्टर में कौन कौन से कीट आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोगों को वापस में एक बार बता रहा हूं कि तीसरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कीट आप पढ़ोगे, एक तो आप पढ़ोगे दीमक। क्या पढ़ोगे? दीमक। दूसरा आप पढ़ोगे रेड हेरी कैटरपिलर यानी कातरा पढ़ोगे। तीसरा आप पोड बोरर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? पोड बोरर। और पोड बोरर किसमें लगता है? पोड बोरर आप लोगों को लगेगा किसमें? पोड बोरर की जो सबसे ज्यादा समस्या होती है वो किसके अंदर होती है? ठीक है, पोड बोरर। ठीक है, या फिर फली छेदक बोल दो, फली छेदक। ठीक है, पोड बोरर। ठीक है, पोड बोरर। इसके अलावा आप लोगों को और क्या पढ़ना है? जैसे टिड्डा। ये एक इंपॉर्टेंट कीटों की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादातर बता रहा हूं कि ये चीजें आप लोग सबसे ज्यादा पढ़कर चले जाओ, आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा व्हाइट ग्रब, ये क्वेश्चन और ये कीट आप लोगों के तीसरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इनको अगर आप पढ़ के चले गए तो आप लोगों के तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन सारे के सारे हो जाएंगे। देखो, अपन ने बात की थी कि भाई जो अपन बता रहे हैं वो चीजें अगर आप पढ़कर चले गए तो आप लोगों की सबसे अच्छी स्कोरिंग होगी। उस चीज का एग्जाम्पल मैं बताता हूं। 20,000 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं उसका। आशिका राज, जो 2000 किलोमीटर दूर से बिहार से यहाँ एक बच्ची आई थी, जो 11th और 12th हाईटेक में करके गई थी। और हाईटेक में करने के बाद अभी सीओटी के थ्रू ये एग्रीकल्चर से बीएससी ये कर रही है। आरसी उदयपुर के अंदर एग्रीकल्चर से बीएससी ये कर रही है। इसका परिणाम सबको चौंकाने वाला था कि बिहार की जर्नल कैटेगरी में पहली रैंक लेके आई थी। सीओटी में एग्रीकल्चर में 200 में से 200 नंबर लेके आई थी ये। और इसके अलावा राजस्थान का जो आरबीएससी का पेपर हुआ था उसके अंदर इसके 93% स्कोरिंग की थी। जब आप इसे हुबहू और प्रत्यक्ष रूप से बात करोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी कि इसने कहां से पढ़ा और क्या पढ़ा, किस तरीके से पढ़ा। ये तमाम चीजें आप लोगों को ये यहां पर बताएगी कि किस तरीके से इसने तैयारी की थी और किस तरह से इसने सफलता हासिल की है। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप यहां हाईटेक में आना चाहते हो, ठीक है, तो मौका आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि 29 मार्च से हाईटेक जेट के क्रैश कोर्स स्टार्ट करेगा, जिसकी फीस रखेगा 12,000 रुपए। लेकिन पहले जो 100 विद्यार्थी आएंगे उनकी फीस मात्र और मात्र कितनी रहेगी? 6,000 रुपए। तो पहले 100 विद्यार्थी आप बने और सिर्फ 6,000 रुपए में तैयारी करने का मौका आप लोग इसमें पा सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन अपन देखें। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन देखो, ये मेगा टेस्ट है। ये सारा का ये तमाम वो स्टूडेंट है जो क्रैश कोर्स के अंदर क्या दे रहे हैं? मेगा टेस्ट दे रहे हैं। सारे के सारे जेट के बच्चे हैं और इस तरह से मेगा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब अपने पास नया कैंपस आ गया तो नए कैंपस के अंदर अपन और अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। अब देखो, अपने पास क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर है चौथा, और चौथे के अंदर आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये एमसीक्यू तो आप लोगों को देखने ही है। मैं एमसीक्यू पे आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा क्योंकि एमसीक्यू तो आप लोगों को एज इट इज पढ़ने हैं। आप लोगों को ज्यादातर देखना है कि इसके वन लाइनर क्वेश्चन कौन से और किस एग्जामों में पूछा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास आता है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग खेतों में के बिलों की उपस्थिति के लिए प्रभावी माना जाता है। अब आप लोगों को पता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट का यूज अपन किसके लिए करते हैं? चूहा नियंत्रण के लिए करते हैं। तो यहाँ पर
फिल इन द ब्लैंक में अपन क्या भरेंगे, चूहा भरेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसमें पूछा हुआ है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का आधे नंबर का क्वेश्चन है। इसी की तरह से देखो, कीट नियंत्रण में प्रकाश फांस लगाने की विधि क्या है। अब देखो, पहले भी अपने पास कीट नियंत्रण की प्रकाश फांस विधि का पूछा था, अब भी अपने पास प्रकाश फांस विधि का पूछ रहा है, यानी लाइट ट्रैप के क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादातर यहाँ पर पूछने को मिल रहा है। ठीक है, पहले भी लाइट ट्रैप के क्वेश्चन पूछे थे, अब भी वो लाइट ट्रैप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस पे ज्यादा फोकस करके अपने को इसके पढ़ने की जरूरत होती है। इसके अलावा देखो फेरोमोन ट्रैप। अब फेरोमोन ट्रैप क्या है कि मेल मोथ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये सेक्स हार्मोन है या सेक्स फेरोमोन ट्रैप अपन इसको बोल सकते हैं। ये क्या करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में एक हार्मोन का स्रावित करता है, जिससे क्या है कि मादा की ओर नर आकर्षित होता है। लेकिन आजकल अपन ने इसको ट्रैप के रूप में यूज कर दिया। जैसे ये एक ट्रैप है, इसके अंदर आप लोगों ने फेरोमोन डाल के इसको रख दिया है। अब क्या होगा, मेल मोथ सारा का सारा आएगा और इसमें आकर एकत्रित हो जाएगा। तो ये फेरोमोन ट्रैप की संक्षिप्त विवरण आप लोगों को यहां पर बताना है। ठीक है, इसके अलावा देखो, कीट नियंत्रण के कोई यांत्रिक उपाय बताना है। अब आपने भाई पूरे साल भर तो आपने मेहनत कर ली, साल भर आपके टीचर ने आपको अच्छा पढ़ा दिया। अब सबसे बड़ी समस्या अपने पास क्या है कि सर हम कौन से क्वेश्चन पढ़कर एग्जाम में जाए, जिससे क्या है कि कम पढ़ने पर भी हमें अच्छी स्कोरिंग का सामना देखने को मिले, या फिर कम पढ़ने पर भी हमें अच्छा पढ़ने को मिल जाए, या फिर तमाम वो विद्यार्थी जो पूरे साल भर अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ये सबसे कारगर साबित होने वाला है कि वो इन क्वेश्चनों को पढ़कर चला जाए। फिर भी आप लोगों को 56 में से मैं मान के चलूं कि 50 नंबर कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये चीजें आप करके जाना। कीट नियंत्रण हेतु यांत्रिक विधियां हो गई थी। इसके अलावा देखो, अपने पास क्वेश्चन आता है क्या, 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन ट्रैप लगेंगे, 8 लगेंगे, 12 लगेंगे, ये आप लोगों को बताना है। फ्यूमिगेट्स के बारे में बताना है, कार्बेंडाजिम का उपयोग यहां पर बताना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसके अलावा नेपसेक स्प्रेयर का नामांकित चित्र बनाना है। अरे भाई, जो स्प्रे करने की मशीन आती है ना, जो पीठ पर लाद कर अपन स्प्रे करते हैं, उसका आप लोगों को क्या है, चित्र बनाना है। उसके जितने भी पार्ट्स है, जैसे पाइप है, नोजल है, हैंडल है, या फिर बैटरी ऑपरेटेड है, तो उनके आप लोगों को नाम लिखने हैं। इसके अलावा कृंतकनाशी रोडेंटिसाइड कौन कौन से हैं, जैसे भी अपन ने एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पढ़ा था, तो कृंतकनाशी क्या होते हैं और इनके उपयोग किस तरह से करेंगे, इनकी विधियां बतानी है। कीट नियंत्रण की, कृषण नियंत्रण की विधियां क्या है, ये तमाम चीजें आप लोगों के लिए सबसे विशेष होने वाली है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को ये चीज बोल रहा हूं कि हाईटेक सिर्फ आपको वही चीज प्रोवाइड कर रहा है जो आप लोगों के काम की है। तो आप लोग क्या करें कि सीधा सा सीधा कहीं नहीं जाए, हाईटेक के यूट्यूब चैनल पर आ जाए, जिसका आप लोगों को वहां पर इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा जाना है तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाए, वहां पर आप हाईटेक उदयपुर सर्च करें, हाईटेक क्लासेस उदयपुर, और जैसे ही आप हाईटेक क्लासेस उदयपुर सर्च करोगे, आप लोगों को लोगो दिख जाएगा, और लोगो दिखते ही आप लोगों को इस तरह से तमाम वो स्टूडेंट जो यहां से सफल होके गए हैं, इन सब की पिक्चर्स आप लोगों को मिल जाएगी। और यहां से इन सारे फोटो आप लोग देख करके आप क्या कर सकते हैं, तुरंत उसको ज्वाइन करें। वहां से आप लोगों को हाईटेक कैप्सूल मिल जाएगा, और वो हाईटेक कैप्सूल आप लोगों को बताएगा कि मात्र 4 घंटे के अंदर किस तरह से आप लोगों को 20 पेज पढ़ने हैं। और वो 20 पेज सिर्फ नॉर्मल 20 पेज नहीं है, वो तमाम आपका 90 से 95% स्कोरिंग का एक माध्यम रहेगा। तो ये तमाम वो स्टूडेंट है जो हाईटेक में अभी वर्तमान में जेट की तैयारी कर रहे हैं, और ये उनके मेगा टेस्ट सीरीज का आयोजन जो किया था, उसका एक फोटो आप लोगों को चलचित्र मैंने आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। इसी के साथ देखो, पांचवा जो चैप्टर अपने पास है प्लांट पैथोलॉजी, उसके अंदर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं, क्योंकि तमाम चैप्टर अपने को देखने हैं। और तमाम चैप्टर के इस 2 घंटे के अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के किस किस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पैथोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास क्वेश्चन क्या रहेगा कि भाई अपने को पूछा है आइरिस फेमाइन इज रिलेटेड टू, भाई आइरिस फेमाइन या आयरलैंड अकाल का संबंध किससे है, तो अपन कहते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से है। किससे है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से। इसके अलावा पता है पैथोलॉजी के अंदर ही आप लोगों को पीएम मिलार्डेट की वजह से बोर्डेक्स मिश्रण आप लोगों को पढ़ने को मिलता है कि बोर्डेक्स मिश्रण किसका संयोजन है, कॉपर सल्फेट, चूना और पानी का संयोजन है, या कॉपर सल्फेट, चूना और तांबे का है, नीला थोथा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4, नीला थोथा वगैरह अपन बोल सकते हैं। तो आप लोगों के यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और किस एग्जाम में पूछा हुआ देखो, हर एक क्वेश्चन के आगे मैंने लिख रखा है चैप्टर वाइज, आप लोगों को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे देखो पीएम मिलार्डेट का वापस 2024 में पूछ लिया था। ठीक है, इसके अलावा देखो अपने को यहाँ पर पूछा है
परपोषी कोशिका या फिर रोगजनक की स्थापित होना क्या कहलाता, संचरण कहलाता, ठीक है, संचरण कहलाता, संक्रमण कहलाता, सर्वांगी कहलाता या उत्तक्षय यानी नेक्रोसिस कहलाता। ये आप लोगों को बताना है कि कोई रोगजनक है उसका परपोषी यानी जैसे आज मैं हूं और मेरे अंदर जैसे कोई जुकाम लग रहा है तो उस जुकाम का प्राइमरी इन्फेक्शन, या फिर मैं यूं कहूं कि जैसे गला जलते ही अपने क्या होगा कि जुकाम लगने लग जाएगा, तो अपन यूं कहते हैं कि गला जलना जो एक प्राइमरी इन्फेक्शन है, ठीक है। तो जैसे परपोषी में रोगजनक की स्थापना हो रही है कि अब अपने शरीर में क्या है, रोगजनक आ चुका है, अब वो आगे चलकर क्या करेगा, रोग उत्पन्न करेगा। तो ऐसी स्थिति में अपन उसको कौन सा टर्म देंगे, कवक और शैवाल एक सहजीवन कहलाता है। किसके साथ कहलाता है, कवक और शैवालों का सहजीवन किसके साथ कहलाता है, माइकोराइजा के साथ, लाइकेन के साथ, प्रियोन के साथ, राइजोबियम के साथ। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी तरह से देखो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से पूछा है एमएलओ का पूरा नाम बताइए, एमएलओ का नया नाम क्या है, तो पीएलओ अपन बता सकते हैं फाइटोप्लाज्मा, एमएलओ को अपन बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, अब इसका नया नाम अपन बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं। इसके अलावा देखो 2024 का क्वेश्चन अपने पास आता है, प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधों का पीला पड़ना क्या कहलाता है। अब आप लोगों ने पैथोलॉजी पढ़ी होगी और शब्दावली पढ़ी होगी, तो शब्दावली के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा इटियोलॉजी या पांडुरता पढ़ा होगा। तो उसमें अपन क्या बोलते हैं कि पौधे काफी कारणों की वजह से पीले पड़ते हैं, लेकिन काफी बार क्या होता है कि आप ऐसी जगह पौधों को रख देते हैं जिसकी वजह से क्या वहां पर उन पे प्रकाश नहीं पड़ पाता है। तो प्रकाश नहीं पड़ने की वजह से जो पौधा पीला पड़ेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पौधे का पीला पड़ना क्या कहलाता है, पांडुरता कहलाता है। देखो जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र। अब इस पैथोलॉजी के अंदर आप लोगों को विशेष तौर पर यह चीज ध्यान रखनी है, पैथोलॉजी के अंदर विशेष तौर पर यह ध्यान रखनी है कि आप लोगों को एक तो बैक्टीरिया सेल का चित्र बनाना सीखना है, एक वायरस का चित्र बनाना सीखना है, ठीक है, और एक फंगस का। इन तीनों का चित्र बनाना सीख लेना। ये आप लोगों को 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और चित्र बनवा के पूछा जाता है। तो एग्जाम में जाओ तो पेंसिल वगैरह लेके जाना है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में आप लोगों को डिफरेंस यहां पर पूछेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना। चाहे वो 2 डिफरेंस दे, चाहे वो 4 डिफरेंस दे, चाहे वो 3-3 डिफरेंस दे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाला है। कौन सा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। इसके अलावा देखो भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा देखो अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था अपने पास आइरिस फेमाइन का, और यहां पर आप लोगों को 1 लाइनर में दे दिया 1 नंबर का आइरिस फेमाइन की किसके लिए उत्तरदायी था। इसी तरह से देखो 2020 के बाद अपने पास अब जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आता है कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी। बाजरे की उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें पालियों से शहद जैसा या गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। 2020 का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्या बोलोगे, गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता तो अर्गट बोलेंगे सर। इसके अलावा देखो विषाणु और वायरोइड में अंतर आप लोगों को यहां बताना है। संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है किसकी, फैलोडी की, संचरण की। ये दोनों ही चीजें कहां से उठी हुई है, टर्म से उठी हुई है। जो शब्दावली है ना, शब्दावली से उठी हुई क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो जीवाणु को परिभाषित कीजिए और इसके 2 गुण लिखिए। जीवाणु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। पादप सर्वव्यापी रोग किसे बोलेंगे, यानी पेंडेमिक डिजीज क्या होती है, पादप महामारी एपिडेमिक डिजीज क्या होती है, आद्य जीवाणु क्या है, आर्की बैक्टीरिया क्या है। ये आप लोगों को बताना है कि आर्की बैक्टीरिया कहां पाया जाता है। इसका बहुत अच्छा चैप्टर है आप लोगों के 12th के अंदर, 5वें के अंदर सबसे लास्ट, 5वें चैप्टर में सबसे लास्ट में जाओगे ना तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में सबसे अच्छी चीज बता रखी है। विषाणु के कोई 3 लक्षण लिखने हैं। इसके अलावा कवक कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। अभी मैंने बोला था आप लोगों को कि वायरस, वायरोइड, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जीवाणु और कवक, इनके चित्र बनाना सीख लेना, आप लोगों को सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा देखो फाइटोप्लाज्मा कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को जीवाणु के कैप्सिड के कार्य आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये वो तमाम क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 5 के हैं और आप लोगों को सबसे विशेष महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को तो आप विशेष तौर पर याद रख ले कि जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए, देखो मैं आज की क्लास में आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन दूंगा तो कम से कम मुझे 10 घंटे चाहिए, लेकिन मुझे 2 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन बताने हैं कि ये क्वेश्चन सबसे विशेष महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन आप लोगों की अच्छी स्कोरिंग करवाकर आपको देंगे, ठीक है। उसी तरह से देखो वापस अगर अपन देखें आशिका राज का, ठीक है, हमारी कोचिंग के नोट्स से ही हर साल आप लोगों को 90%
क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन आज ही अगर आप करवाना चाहते हो तो आप इन दोनों नंबर पर कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो और पहले जो 100 विद्यार्थी है उनकी श्रेणी में आ जाओ, ताकि आप 12,000 की बजाय कितने हजार रुपए में काम चल जाएगा आपका, 6,000 रुपए में आप लोगों का काम हो जाएगा। परिणाम ही हमारी पहचान है और ये परिणाम मैंने आप लोगों को पहले भी चलचित्र दिखाए थे, फोटोज आप लोगों को दिखाई थी, और वो परिणाम देखकर ही आप लोग डिसाइड करना। और मैं तो ये कहूं कि आप डिसाइड करो बाद में, जब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाए और जिस दिन आप एग्रीकल्चर बायो और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पेपर देकर नीचे उतरो, उस दिन ये तय कर लेना कि मुझे किसके पास जाना है और मेरे सीयूटी की तैयारी, जेट की तैयारी कहां से करनी है। ये उस दिन आप डिसाइड करना, क्योंकि आपको उस दिन ये चीज पता चल जाएगी और उस दिन ये चीज फील हो जाएगी कि हमको जो हाईटेक ने मॉडल पेपर दिए थे, हमको जो हाईटेक ने क्वेश्चन पेपर दिए थे, हमको जो हाईटेक ने कैप्सूल दिया था, सारे के सारे क्वेश्चन उसी से थे, बाहर कुछ भी नहीं था। आप आकर यूं कह सकते हो कि 2025 का पेपर पहले ही आउट कर दिया था हाईटेक के यूट्यूब चैनल पर। आप मुझे बताओगे कि इसका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना कि सर इसका सॉल्यूशन हमें दे देना। क्वेश्चन आपने बता दिया, धन्यवाद, और सॉल्यूशन आप दे देना हमें। और सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप लोगों को कहां जुड़ना पड़ेगा, यूट्यूब पर। यूट्यूब पर किस नाम से जुड़ोगे, हाईटेक क्लासेस उदयपुर के नाम से यूट्यूब चैनल आ जाएगा, जिस पर लगभग 1.25 लाख लड़के अपना भरोसा जता रहे हैं। पूरे भारतवर्ष के लड़के आप लोगों को वहां पर भरोसा जताते हुए देखने को मिल जाएंगे। चले देखिए चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 के कौन कौन से क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन बात करें तो अब चैप्टर नंबर 6 अपने पास क्या, खरीफ के प्रमुख रोग है। तो अब खरीफ की जितनी भी फसलें उन सारों के रोग आप लोगों को यहां देखने हैं, ठीक है। जैसे देखो इसमें कुछ चीजें मैं सोल्व भी कर दूंगा आप लोगों के, ताकि और ये भी क्लास आप लोगों के काम आ जाएगी। जैसे देखो हरित बाली रोग किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो ग्रीन ईयर डिजीज अपन किसमें पढ़ते हैं, बाजरे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो बीटी कपास को खाने से मर जाता है, ठीक है। बीटी कॉटन बेसिलस थ्यूरेंसिस आप लोगों को पता है, ट्रांसजेनिक वेराइटी या ट्रांसजेनिक क्रॉप अपन इसको पढ़ते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी में अपन इसको पढ़ेंगे कि भाई सुंडी जितनी भी होती है ना वो बीटी को खाएगी तो मर जाएगी। इसके अलावा देखो कपास में कोणीय पत्ती धब्बा, ठीक है, कपास में कोणीय पत्ती धब्बा या एंगुलर लीफ स्पॉट वो किसकी वजह से होता है, इसके आप लोगों के बारे में बता रही है। सारे ऑब्जेक्टिव है, देखो ऑब्जेक्टिव पे तो अपन टाइम वेस्ट नहीं भी करें ना तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को वन लाइनर क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर नंबर 6 के वो देखना। अब देखो भिंडी में पित्त शिरा मोजेक YVMV क्या बताना है, YVMV, ठीक है। येलो वाइन मोजेक, येलो वाइन मोजेक YVMV, येलो वाइन मोजेक वायरस का आप लोगों को क्या रोगजनक बताना है, भाई रोगजनक तो इसका क्या हो गया, वायरस हो गया। लक्षण आप लोगों को बताना है, क्या लक्षण रहेगा कि पौधा बोना रह जाएगा, पौधे में की जो पत्तियां हैं वो उसकी शिराओं को छोड़कर शिराओं के मध्य का भाग जो है वो पीला पड़ जाएगा। किस तरह से आप इसको प्रबंधित करोगे, भाई वायरल डिजीज है तो इसका जो वेक्टर है उस वेक्टर को अपन क्या करेंगे, नियंत्रित करेंगे। क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे, क्रॉप रोटेशन के अलावा प्रतिरोधी किस्मों का आप लोग यहाँ पर प्रयोग करोगे, ये तमाम चीजें लिखनी है। इसके अलावा कपास का विल्ट रोग के बारे में आप लोगों को लिखना है, पैथोजन का नाम लिखना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भिंडी में देखो पित्त शिरा मोजेक वायरस 2019 में पूछा हुआ, 2024 में। अब देखो क्वेश्चन देखो भिंडी में पित्त शिरा मोजेक का रोगजनक लक्षण और प्रबंधन लिखना है, ठीक है। कब पूछा है, 2024 में पूछा है। अब देखो यहाँ पर भिंडी में पित्त शिरा मोजेक रोग किस कीट के द्वारा संचारित होता है, 1 नंबर के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बाजरे का हरित वाली रोग के लक्षण, रोगजनक और प्रबंधन आप लोगों को यहाँ लिखना, 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। देखो बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हुए अपने को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ देखो अपन बात करते हैं किसकी, बाजरे में अर्गट डिजीज के बारे में पूछा हुआ 2021 के अंदर। पित्त शिरा मोजेक वायरस की रोधी किस्मों को आप लोगों को यहाँ बताना, 2022 में पूछा हुआ। टमाटर का पर्ण कुंचन रोग किस, ठीक है, एक लक्षण आप लोगों को भाई पर्ण कुंचन लीफ कर्ल, ठीक है, पत्तियां क्या होगी, घुंघराली हो जाएगी या कर्लिश हो जाएगी। बाजरे का अर्गट रोग वापस 2022 में पूछा, 3 नंबर का। मूंगफली का टिक्का रोग 2022 में पूछा, 4 नंबर का। कपास का म्लानी बार बार रिपीट हो रहा, 2023 में पूछा, 4 नंबर का। टमाटर में अगेती झुलसा रोग पूछा 2024 में, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये देखो ये ज्यादातर 14 क्वेश्चन वो है जो खरीफ के अंदर सबसे ज्यादा पूछे हुए, खरीफ की बीमारियों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए 14 क्वेश्चन। 7वां जो चैप्टर अपने पास है रबी का रोग, और रबी के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, जैसे देखो गेहूं का मूलिया रोग के बारे में पूछा है, गेहूं के बैंगन का जो लघुपर्ण या लिटिल लीफ जो डिजीज होती है उसके बारे में पूछा है, सरसों की सफेद रोली पूछा है,
गेहूं की पीली रोली का रोगजनक पूछा है, जौ का आवृत कंडवा यानी कवर्ड स्पॉट के बारे में आप लोगों को यहाँ पूछ रहा है, जीरे का छाछा रोग आप लोगों को पूछ रहा है। तो ये 7वें चैप्टर के वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को पढ़ने हैं। 8वें चैप्टर के देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, नींबू का कैंकर है, बेर का छाछा रोग है यानी पाउडरी मिल्ड्यू है, इसके अलावा नींबू का कैंकर वापस रिपीट हुआ देखो 2021 और 2019 में। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या चैप्टर वाइज बता दिया है कि कौन से चैप्टर का सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, उसी के साथ देखो अपन बात करते हैं किसकी, उसी के साथ अपन बात करते हैं देखो ये हाईटेक का हॉस्टल है। ठीक है, आर्ची गैलेक्सी हॉस्टल है अपने पास, दो हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है। ठीक है, ये हॉस्टल है जो हाईटेक है, यहां पर बॉयज भी रहते हैं और लड़कियां भी रहती है, दोनों का सेपरेट हॉस्टल है। 2 हॉस्टल अपने पास सिर्फ आर्ची गैलेक्सी के हैं, एक हॉस्टल गर्ल्स का सेपरेट अपने पास है, दूसरा हॉस्टल कोचिंग के ठीक ऊपर जो अपने पास हॉस्टल है वो भी हॉस्टल है। तो 3-3 4-4 तो अपने पास हॉस्टल है, रहने की इतनी अच्छी वीआईपी फैसिलिटीज अपने पास है। आर्ची गैलेक्सी आप लोग इसका माहौल आप देखोगे तो आप लोगों को लगेगा किसी विदेश के अंदर आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे एमबीबीएस करने वगैरह चाइना वगैरह जाता है उस तरह की डेवलपिंग कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अपन जाते हैं, उसी तरह से माहौल आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा। स्टडी का माहौल आप लोगों को अच्छा सा देखने को मिलेगा। ये हाईटेक का हॉस्टल का बैकग्राउंड का एक फोटो आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया है। इसी के साथ अपन देखो अब अपने पास चैप्टर आता है 9वां, और 9वें चैप्टर में निमेटोड, स्लेन और स्लग के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो सबसे लंबे सूत्र करने की, अब जब मैंने आप लोगों को 12th वालों को जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में काफी अच्छा पढ़ाया था। मेरी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है जो 12th के अंदर मैंने पढ़ाया था, अगर आप लोगों को पूरी क्लास में अगर 10-15 दिन में या 2-4 घंटे में पढ़नी हो तो वो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे तैसे करके अपने को अच्छी स्कोरिंग यहां पर करनी है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा पढ़ने के बजाय इन सब के सॉल्यूशन मैं आप लोगों को कहां दे दूंगा, यूट्यूब पर। तो ये अभी आप सिर्फ क्या देख ले कि क्वेश्चन देख ले सर, क्वेश्चन देखने के बाद अगर आप लोगों को आंसर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उस चीज का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। एक भी क्वेश्चन मेरी मर्जी का नहीं है, सारे के सारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर रखे हैं। इसके अलावा देखो जैसे गेहूं का मूल्य रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, गोंगे के सिर पर कितने स्पर्शक यानी एंटीनी होती है। ठीक है, गोंगे आर्द्र और नम स्थानों पर पाए जाते हैं, यानी वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं ना लट की तरह यूं यूं चलते हैं बारिश के दिनों में, वो वाले। ठीक है, इसके अलावा देखो गोंगे में श्वसन अंग कौन सा होता है, राजस्थान में मछली वाले क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए सर ने, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 ये आप लोगों के फिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन है 14 नंबर के चैप्टर के। रूट नोट निमेटोड के बारे में पूछा है यहाँ पर, सूत्रकृमि का नामांकित चित्र यहाँ पर बनाना है। इसके अलावा देखो अपन बात करते हैं गेहूं का मोलिया डिजीज के कोई 2 प्रबंधन आप लोगों को बताना है। जब मोलिया डिजीज के प्रबंधन की आप लोग यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर क्या बताओगे कि मोलिया डिजीज के प्रबंधन की आप जब यहाँ पर बात करते हो तो आप कहते हो कि निमेटोड के द्वारा होता है, और निमेटोड के द्वारा होता है। नारू भैया हंसने लग जाते हैं क्योंकि नारू भैया को अच्छे से पता है इस चीज के बारे में कि भाई हम लोग क्रॉप रोटेशन लेंगे, और सर यही चीज पहले बोलेंगे कि निमेटोड को कंट्रोल करना हो तो पहले क्या लोगे, क्रॉप रोटेशन लोगे। क्रॉप रोटेशन के अलावा और क्या करेंगे सर निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए, तो निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए और क्या करेंगे अपन, नीम की खली का प्रयोग करेंगे, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करेंगे, और कार्बोफ्यूरॉन 3G का प्रयोग अपन यहां पर करते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो सूत्रकृमि का पाचन तंत्र कैसा होता है, स्लग के कोई 3 लक्षण आप लोगों को लिखने हैं, सूत्रकृमि का आप लोगों को क्या संरचना यहां पर बनानी है, गोंगे का आप लोगों को लक्षण आप लोगों को यहां लिखना है। देखो तमाम वो क्वेश्चन नंबरिंग मैंने यहां पर दे रखी कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा हुआ और किस नंबर का क्वेश्चन है। सूत्रकृमि का पौधों पर प्रभाव क्या पड़ेगा, अरे भाई जब सूत्रकृमि पौधों के अंदर आता है ना तो सबसे पहले वो जड़ों को प्रभावित करता है, और जब जड़ों को प्रभावित करता है तो पौधा पानी लेने में असमर्थ होता है। ठीक है, अब पौधे के अंदर अच्छे से पानी का सर्वाइव नहीं होगा तो पोषण भी नहीं जाएगा, और पोषण नहीं जाएगा तो पौधा क्या हो जाएगा, जैसे नॉर्मली मैं कहूं कि ये किसी पौधे की जड़ें हैं, अब जब इसके अंदर निमेटोड लगेगा ना तो क्या होगा, ये जड़ें फूल जाएगी, और जड़ें फूल जाएगी तो पौधा कोई भी पानी ऊपर ग्रहण नहीं कर पाएगा, और पानी ग्रहण नहीं करेगा तो पोषण भी नहीं ले पाएगा। उसकी वजह से पौधा क्या हो जाता है, झाड़ीनुमा हो जाता है, झाड़ीनुमा होने के साथ साथ बोना रह जाता है और फिर पीला पड़कर सूखने लग जाता है। इसके अलावा टेढ़ा मेढ़ा पौधा आप लोगों को देखने को मिलता है। खारे पानी में पाए जाने वाले सूत्रकृमि कौन कौन से, मैंने आप लोगों को सारे इसका क्लासिफिकेशन करके बताया था कि कौन कौन सा सूत्रकृमि कहां कहां पाया जाता है, स्लग का वर्गीकरण आप लोगों को यहां पर बताना है। तो ये तमाम वो क्वेश्चन थे अपने पास जो चैप्टर नंबर 9 के निमेटोड वाले क्वेश्चन से रिलेटेड थे। इसके अलावा देखो ये अपने हॉस्टल का आउटलेट है कि अब आप लोगों को जो रखा जाएगा ना वो ज्यादातर कहां रखा जाएगा, आप लोगों को जो रखा जाएगा हाईटेक में बॉयज को स्पेशली रखा जाएगा इन बिल्डिंगों के अंदर। ये 9th और 10th फ्लोर है, ये 10th है और ये 9 है।
इन दोनों के अंदर आप लोगों के रूम्स है और यहाँ पर आप लोगों को रखा जाता है। बहुत अच्छा मनमोहक माहौल आप लोगों को वहां पर मिलेगा। और ये एक दूसरा हॉस्टल अपने पास है, न्यू कैंपस है अपने हाईटेक का, ये अपनी कोचिंग है, ठीक है, जो अपन मेन कैंपस के नाम से हम इसे जानते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को पूरे के पूरे हॉस्टल भी आप लोगों को ये फर्स्ट फ्लोर पे आप लोगों को रहने वाले मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों की पूरी क्लासेस चलेगी, नीचे वाले में आप लोगों को ऑफिस मिल जाएगा, पूरी की पूरी क्लासेस मिल जाएगी। तो ये नई बिल्डिंग है अपने पास और यहाँ पर आप लोगों को हॉस्टल रहने वाला है। हॉस्टल का अपार्टमेंट आप देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहक माहौल आप लोगों को यहाँ मिलेगा, पूरा का पूरा पढ़ाई करने का माहौल मिलेगा। अगर आप 2 महीने CUT जेट की तैयारी यहाँ से कर लेते हो तो आप लोगों को आनंद आ जाएगा कि वास्तव में हम लोग किसी जन्नत में पढ़ के आए हैं और सर ने हमें वही पढ़ाया है। क्योंकि बार बार किसी एक ही चीज को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अरे भाई 2 महीने पढ़ो, 4 महीने पढ़ो और आराम से पढ़कर सिलेक्शन लेकर जाओ, ताकि अब आप लोग सेलेक्ट होकर जाओगे तो फिर कोई नए आएंगे और उनके सिलेक्शन को अपने को दिशा निर्धारित करनी रहेगी। तो आप लोगों को सबसे अच्छा माहौल आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो मेन कैंपस मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। मेन कैंपस के बाद देखो अपने पास आता है क्या, केचुआ 10वें नंबर का चैप्टर है। अब केचुए के अंदर भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर डाल दिया है। इसके अलावा देखो केचुए में कोकून निर्माण कितने होते हैं, ठीक है, केचुए का कृषि में क्या महत्व है। अब भाई केचुए यानी अर्थवर्म, वर्मी कंपोस्टिंग बनाने में काम आएगा। उसी तरह से उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछा हुआ है। केचुए के मुख्य शरीर के कितने खंड होते हैं उसके बारे में पूछा हुआ है। केचुए का आप लोगों को डायग्राम पूछा हुआ है। देखो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 19, 24, 23, 19 के क्वेश्चन है ये। किसानों का दोस्त क्यों कहते हैं इसको, तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि केचुए का वैज्ञानिक नाम क्या है, केचुआ किस तरह से कृषि में काम करता है। ये तमाम चीजें आप लोगों को यहाँ देखनी है। और देखो ये भी एक मेगा टेस्ट सीरीज है। ये हाईटेक की तमाम फैकल्टीज आप लोगों का जब टेस्ट होता है तो निरंतर रूप से आप वही खड़ी रहते हैं कि जो चोरी करते हैं ना, कि क्वेश्चन इधर उधर से कर लेते हैं, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते चोरी करके। तो ये तमाम वो फैकल्टीज उनके देख रेख करती कि भाई कोई किसी का चोरी ना करे, क्योंकि जितनी मार्किंग हो अच्छी हो और अपने बल बुद्धि पर हो, ठीक है, किसी का चोरी ना करे। तो ये वो तमाम हाईटेक फैकल्टीज है आप लोगों के साथ एनी टाइम रहती है। और टेस्ट आप लोगों को निरंतर हर संडे में वीकली 2 से 3 टेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं ये कहता हूं कि आप लोगों को अपने अलावा और पढ़ने के अलावा और किसी चीज का टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप किसी से बात करें। क्यों, क्योंकि 8 बजे से लेकर 12 बजे तक तो आपकी कंटिन्यूसली क्लासें रहेगी। 12 से 1 आपको खाना खाने जाना है, 2 से 3 आपको रेस्ट करना है, 4 से 6 आप लोगों की क्लास लगेगी, फिर 6 के बाद आप लोग खाना खा के रेस्ट करोगे, फिर उसके बाद 8:30 बजे से लेकर 10 बजे आप लोगों को MCQ क्लास मिलेगी। और MCQ वो तमाम MCQ मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सॉल्व करवाऊंगा, ताकि आप लोग अपनी COT में बहुत अच्छी स्कोरिंग कर सको, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मंदिर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, हाईटेक कैंटीन आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और ये वो गर्ल्स हॉस्टल है मंदिर के ठीक पास में। मैं बोल रहा था ना कि बहुत अच्छा फैमिलियर माहौल आप लोगों को मिलता है। ये मंदिर के ठीक पास में अपना गर्ल्स हॉस्टल है, जो तमाम इस हॉस्टल में क्या रहेगी, गर्ल्स रहेगी। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हाईटेक की मेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा देखो 11वें चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे हुए। तो 11वें चैप्टर में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा ना, एक तो टिड्डे का नामांकित चित्र बनाओ और फड़का, बाकी वो एंटोमोलॉजी में मैंने डाल दिया है, 21 और 22 के क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो अपना जो मेन कैंपस है ना, ये वो मेन कैंपस है भाई साहब, कितना प्यारा। और इसके इर्द गिर्द बिल्कुल खुली हवाएं, गर्मी का माहौल रहेगा। पूरा हवा महल यहाँ पर बनाकर आप लोगों के हाईटेक क्लासेस ने आप लोगों के लिए रखा है। और ये पूरा देखो खुला हुआ है, एकदम खुला माहौल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चले, ये टॉपर्स की लिस्ट वो आ गई है जो हाईटेक से पढ़े और 98% स्कोरिंग मेरे भाई एबीसी में, एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के 98% स्कोरिंग हाईटेक से। इसके अलावा 97% स्कोरिंग बहादुर सिंह मीणा की हाईटेक से। 35 विद्यार्थी टोटल 12वीं के थे, जिसमें 20 विद्यार्थियों के कितनी स्कोरिंग, 90+ स्कोरिंग लेके आए हैं। तमाम वो स्टूडेंट मैं आप लोगों को गिना देता हूं, 96, 96, 95, 94, 94, 94, 94, 94, 93, 93, ठीक है, 92, 92, 91, 90, 90, ठीक है। ये देखिए वो एक्चुअल में स्टूडेंट है जिनकी वास्तव में 90+ स्कोरिंग आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रही है। वंदना डांगी की 90% स्कोरिंग है, उदयपुर की है। मोहित जाट मांडलगढ़ भिलवाड़ा का है, ठीक है, इसका भाई भी यहीं से पढ़ा है, इसकी बहन भी हमारी यहीं से पढ़ रही है, ठीक है। गौरी सैनी, जो गौरी सैनी अपने पास कहा की दौसा की है और इसके भी 92% स्कोरिंग हुई है। अनिल साहू की 90%, 92% के समथिंग स्कोरिंग है। अनिल साहू ये 92% स्कोरिंग इसकी की है।
12वें नंबर का चैप्टर अपने पास मधुमक्खी का आता है, और मधुमक्खी में वेगल नृत्य वगैरह मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। एक इसका एमसीक्यू बना था, जो भी एमसीक्यू किस ईयर में बना था, 2021 में बना था। इसके अलावा देखो दूसरा क्वेश्चन इसका पूछा कि मधुमक्खी की किन्हीं दो जातियों के नाम बताओ। मैंने आप लोगों को 6-7 जातियां वहां पर पढ़ाई थी, उसमें से दो जातियों के यहाँ पर नाम आप लोगों को लिखना है। मधुमक्खी की रानी और श्रमिकों के कार्य आप लोगों को यहाँ लिखना। अरे भाई रानी तो क्या करती, रानी ऐश करती है साहब, रानी का और कोई काम नहीं है, रानी ऐश करती है, अंडे देती है, ठीक है। बाकी जो बेचारे सारा काम करते हैं ना वो श्रमिक करते हैं। कौन करते हैं? श्रमिक, है ना। रानी कैसे बनती है, सारी चीजें लिखनी है। देखो मधुमक्खी का कृषि में महत्व क्या है, पोलिनेशन में काम आएगी, जो भी माइनर है वो आप लोगों को सारे लिखने हैं। मधुमक्खी की दो प्रजातियों के नाम लिखो और इनके श्रमिकों के कार्य लिखो। अब देखो श्रमिक के मुख्य कार्य क्या है भाई, श्रमिक क्या करेगा बेचारा, श्रमिक का ज्यादा से ज्यादा काम क्या है कि बाहर से खाना वाना लाना है, फूलों का रस कहाँ पर है वो ढूंढना है, ये सारी चीजें, भोजन की तलाश वगैरह करनी, ये तमाम काम उसके रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पराग क्रिया में सिर्फ मधुमक्खियां, कौन सी मधुमक्खियां करती, श्रमिक करते हैं। अब जब सबसे ज्यादा काम कौन करेगा, श्रमिक करेगा, तो पोलिनेशन भी कौन करेगा, श्रमिक करेगा। मधुमक्खी पालन से क्या अभिप्राय है, ठीक है। एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों को कृत्रिम रूप से पालना। इसके अलावा देखो 13वें नंबर का क्वेश्चन, 13वें नंबर का जो चैप्टर है ना अपने पास पशु परजीवियों के ऊपर है, उसमें जैसे पिस्सू के बारे में पूछ लिया, लीवर फ्लूक के बारे में पूछ लिया, मनुष्य के आंतरिक परजीवी का नाम आप लोगों को पूछ लिया, मानव में एस्करिस का संक्रमण आप लोगों से पूछ लिया, जोक का पूछ लिया, लीवर फ्लूक का नाम पूछ लिया, किन्हीं दो मानव परजीवियों का नाम पूछ लिया। देखो सब सारे के सारे क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को किया, लीवर फ्लूक, जोक, पिस्सू, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप लोगों को सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो राजस्थान में खाने योग्य मछलियों के क्वेश्चन कौन कौन से, देखो पहला अपन पढ़ते हैं 2021 में अपने को क्वेश्चन पूछा 1 नंबर का, मछली का तेल का प्रमुख स्रोत है। अब भाई मछली के तेल का प्रमुख स्रोत क्या है, यकृत है, गलफड़े है, पंख है, सल्क है, ठीक है। यहां पर आप लोगों को बताना है। मृगाल मछली का साइंटिफिक नेम बताना है। मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी मछली का यूज करते हैं, ठीक है। मत्स्य पालन में एकल और मिश्रित विधियां जो है उनके बारे में लिखना, 1-1 नंबर के दोनों में 1-1 अंतर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। मच्छरों के लार्वा को खाने वाली मधुमक्खी, अब देखो जैसे 2020 में यहाँ पर पूछा है और यहाँ पर देखो 2024 में वापस आधे नंबर का क्वेश्चन दे दिया, इसीलिए मैंने कहा कि रिपीटेड क्वेश्चन जो है ना वो आप लोग पढ़ के चले जाओगे, आपका काम हो जाएगा। भोजन के रूप में मछली का क्या महत्व है, टोटोर मछली का साइंटिफिक नेम बताना है आप लोगों को। वर्षा ऋतु में मछलियों को क्यों नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि भी गवर्नमेंट के रूल है वो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। नीली क्रांति या जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। राहु मछली का नामांकित चित्र आप लोगों को यहाँ बताना है। राजस्थान में मछली पालन की क्या संभावना है, कलबासु मछली का बाह्य संरचना क्या होगी, राहु मछली की बाह्य संरचना क्या होगी। तो तमाम ये वो क्वेश्चन है और तमाम ये वो स्टूडेंट है जो यहाँ से पढ़ कर गए, सफल होके गए, और अब इनके बाद आपकी बारी है कि आप भी यहां से पढ़ के जाओ। इस तरह से सह सम्मान आप लोगों को यहां से विदाई कराई जाएगी, पूरा का पूरा अच्छा रिजल्ट के साथ आप लोगों की विदाई करवाई जाएगी। ये तमाम वो स्टूडेंट है जो यहां से पढ़े, सफल हुए, और जितने मैंने रिजल्ट आप लोगों को बताए, जैसे ये वंदना डांगी आप लोगों को यहाँ देखने को, सारों के नाम तो नहीं है लेकिन जिनके नाम मुझे यहाँ पर पता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे वंदना डांगी ये रही, ठीक है। इसके अलावा आशिका राज ये रही, ठीक है। गौरी ये रही, ठीक है। तो ये वो तमाम स्टूडेंट्स है जो यहाँ से पढ़ कर गए, अच्छी स्कोरिंग इन्होंने की है और अच्छे नंबर जिनके आए हैं वो तमाम ये स्टूडेंट यहाँ पर रहे। जैसे ये प्रिया रही है, ठीक है। तो ये वो स्टूडेंट है जो यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं। अब ये तो इन्होंने तो अपना चयन निश्चित कर लिया, अच्छी स्कोरिंग निश्चित कर ली, अब बारी किसकी, आपकी है। सारे क्वेश्चन मैंने 14 के 14 चैप्टर के क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। 14 के 14 चैप्टरों के मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको पढ़कर चले जाना। ये 1 सेकंड में देखो 14 के 14 चैप्टरों के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिए हैं, इनको पढ़कर चले जाना, आपकी 90 प्लस स्कोरिंग होगी। क्योंकि पूरे साल अगर अपने से मेहनत नहीं हुई है ना तो अब 10-15 दिन में मेहनत करके अपन अच्छी स्कोरिंग यहां पर कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि सर आप ही इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन दे दो हमें, तो वो क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैं देने के लिए तैयार हूं। मिलते हैं YouTube पर इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लेकिन तमाम जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं उन क्वेश्चनों को अच्छे से रट लेना और इन क्वेश्चनों के आंसर, थोड़ी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। जब घर बैठ के इन क्वेश्चनों के आंसर लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। बाकी मेरा क्या है, 2 मिनट लगेंगे मुझे बोलने में, बोलकर तुम्हें तुरंत बता दूंगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उनको अच्छे से लिखना पड़ेगा। लिख करके आप उनकी प्रैक्टिस कर लो मेरे भाई। 90 to 95% स्कोरिंग आपकी कहीं नहीं गई है। एबीसी हम करके देंगे, एग्रीकल्चर बायो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, स्कोरिंग आप लोगों की बढ़ाकर हम देंगे। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, ठीक है। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसकी उतनी ही मेहनत आप लोग कर ले। सभी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा दूंगा। कहां पर? YouTube पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।